हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी माइंड मैप। तो आज देखेंगे BCW FLT5। इससे पहले मैंने 2 अपलोड कर रखा है, जो नहीं देखें ज़रूर देख लें। इसमें मल्टीपल एनालिसिस मल्टीपल फैक्ट के साथ करते हैं, प्लस कुछ एलिमिनेशन लगता है वो भी लगाते हैं। और जो PYQ तो मस्ट है, PYQ ज़रूर लगाना, उसका मल्टी 360 एनालिसिस करना, प्रत्येक ऑप्शन को देखना कि उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसमें हम पहला क्वेश्चन से शुरू करेंगे। रिवीजन वैसे आप लोगों का कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है तो उसको अच्छा कीजिए, थोड़ा ही दिन बचा हुआ है। तो रिवीजन नहीं रहेगी तो कॉन्फिडेंस कम होगा और मॉक में कम नंबर आएंगे। तो रिवीजन इज़ द मस्ट एंड सेकंड इज़ द प्रैक्टिस। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन से, प्रेज कंप्लीट जस्टिस अंदर आर्टिकल 142। तो ये याद रखना, ये UPSC में पूछ चुका है आर्टिकल 142। तो प्राइमरीली रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल ऑफ द इक्विटी एंड सब्सटेंटिव जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, ये तो पता होगा, जिसको कंप्लीट जस्टिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 143 आप बताना कि ये बाइंडिंग होता है कि नहीं प्रेसिडेंट पर, इसमें कौन कौन से रिलेटेड में वो सुप्रीम कोर्ट दे सकता है उसको, और किस किस केस में नहीं भी दे सकता है। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा देख लेना। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नोट ए मेंबर ऑफ द 16th फिनांस कमीशन। तो 16th फिनांस कमीशन का अभी चेयरमैन अरविंद पंगरिया हो गया है, अरविंद पंगरिया। ठीक है, याद रखना, अरविंद पंगरिया। ये अभी नालंदा विश्वविद्यालय के वो भी बन गए थे ना, अरविंद पंगरिया। ठीक है, इसका चेयरमैन है अभी 16th का। कितना परसेंट डिविजिबल पूल का किया है, तो 41% किया है। और इसमें कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है जिसके तहत वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसको याद रखें। आईपैड वाली GF से, आई से हो गया इनकम डिस्टेंस, पी से हो गया पॉपुलेशन, ए से एरिया, डी से डेमोग्राफी, जी से हो गया GDP, एफ से हो गया फॉरेस्ट। ये इनकम डिस्टेंस का 42.5% है वेटेज, और पॉपुलेशन का 17%, बाकी का 10% है। ठीक है, तो ये याद रखना 10%। और तो यही है, फिजिकल इफर्ट को हटा दिया गया है। ठीक है, और इसमें बिहार को कितना मिला 16th फिनांस कमीशन में, तो ये 10.05 था 15th वाला में, और 16th वाले में 9.95% है डिविजिबल पूल का। तो ये याद रखना, मैक्सिमम यूपी को मिलता है। तो इसमें मेंबर देखेंगे, ये जो रिकमेंडेशन देता है नॉन बाइंडिंग होता है, तो ये याद रखना नॉन बाइंडिंग होता है। ठीक है, इसमें देखो मनोज पांडा तो थे ही, सौम्या कांति घोष तो थे ही, टी रविशंकर भी ये पार्ट टाइम में है, ये याद रखना, और BVR सुब्रमण्यम ये नहीं थे। तो यही इसका आंसर नोट पूछा है। तो इसके और कौन थे ये, तो एनी जॉर्ज मैथ्यू याद रखने का, एनी जॉर्ज मैथ्यू थे इसके मेंबर में। ये 1 अप्रैल 2026 से और 31 मार्च 2031 तक चलेगा इसका टेन्योर। तो ये थोड़ा फिनांस कमीशन से लगभग थोड़ा सा रिवाइज कर लिए, ये भी क्वेश्चन UPSC में आ चुका है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सपोज ए डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द बिहार एंड उत्तर प्रदेश रिगार्डिंग सेरियम। तो देखो वाटर डिस्प्यूट का है, तो ठीक है, वाटर डिस्प्यूट का आर्टिकल कितना आ जाता है 262 आता है ना, और 263 किसके लिए होता है, तो इंटर स्टेट काउंसिल के लिए होता है। ये इंटर स्टेट काउंसिल का 280 फिनांस कमीशन है, और ये 256 जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है। तो ये हो गया। ठीक है, तो आंसर इसका C हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका इंजन डाटाबेस वेबसाइट दिस राइटली ब्रॉडली फॉल अंडर द फंडामेंटल राइट। तो ये तो पता हो गया ना, ये आर्टिकल 21 में ही था। राइट टू फॉरगॉटन बहुत न्यूज़ में था अभी। ठीक है, तो ये याद रखना आर्टिकल 21 मैक्सिमम इसी का इन्फर्ड राइट है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इन्फर्ड किया गया है। तो आर्टिकल 21 की एक होता है गोल्डन ट्रायंगल, किसको बोला जाता है, तो एक आर्टिकल 14, 19 और 21 को गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट बोला जाता है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर में आपका क्या है, हाँ, EWS रिजर्वेशन इनेबल बोथ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो ये तो सही है, EWS कोटा इज एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन अवेलेबल फॉर SC ST एंड OBC। ये भी सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, तो नोट वाला ये आंसर इसका B हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें आर्टिकल 15 क्लॉज 6
और 16 क्लॉज 6 को ऐड कर दिया गया था, इसके द्वारा इंसर्ट किया गया था। और ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, और ये इससे 10% रिजर्वेशन दिया गया था। और केस कौन सा था? जनहित अभियान, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है ना। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली डिक्लेयर राइट टू सेफ ट्रेवल ऑन द नेशनल हाईवे। देखो ये भी आर्टिकल 142 के तहत ही, कंप्लीट जस्टिस के तहत ही, आर्टिकल 21 के तहत ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ये कौन सा केस था? ये था फलौदी एक्सीडेंट वर्सेस NHAI का केस था। तो ये याद रखेंगे। आर्टिकल कितना हो गया? 21 के तहत। ये आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था, और क्यों बोलते हैं? ये मेंस में क्वेश्चन भी था, आप लोग कमेंट करना या फिर देख लेना। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिट इशूड बाय द कोर्ट टू कंपेल पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी। देखो पब्लिक अथॉरिटी को ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए तो मैंडेमस होता है ना। ठीक है, इसका मतलब होता है वी कमांड। हैबियस कॉर्पस बंदी बना लिए हैं तो, या फिर उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर लिए हैं तो उसको मजिस्ट्रेट के पास लाना पड़ेगा। इसके तहत हैबियस कॉर्पस भी करते हैं। एक होता है सेट्यूटरी, एक होता है प्रोविज़न। प्रोविज़न में होता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से एक्स्ट्रा जा रहे हैं तो उसको पहले ही, डिसीजन से पहले ही रोक देता है कोर्ट को। ये आपको ट्रिब्यूनल या जुडिशरी पे वो अप्लाई होता है, लोअर जुडिशरी पे, क्वासी जुडिशल भी बॉडी पे ही अप्लाई होता है। तो ये और सर्टियरी में क्या होता है कि बाद में, मतलब डिसीजन दे दिया है तब का वो करते हैं, तो इसीलिए उसको पोस्टमार्टम रीट भी बोलते हैं। ये भी याद रखना, सर्टियरी को पोस्टमार्टम रीट बोलते हैं, इसलिए कि बाद में, पोस्टमार्टम बाद में करते हैं ना मरने के बाद, तो इसलिए इसको पोस्टमार्टम रीट भी बोलते हैं। क्यू वारंटो तो हो गया कि आप कोई पब्लिक ऑफिस इलीगली ऑक्यूपाई कर लिए हैं, आपका वो है ही नहीं क्षमता, मतलब आपकी कैपेसिटी को क्या बोलेंगे, मतलब आपका वो क्वालिफिकेशन है नहीं, आप उस पोस्ट पे हो, तो उसमें हम क्यू वारंटो, उससे हम कोई भी जनता कर सकता है रिट इशू इसमें। ठीक है, तो आर्टिकल इसमें 32 और 226 तो पता ही होगा कि आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट करते हैं। तो ठीक है, एक बार रिट रिवाइज कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें देखो 5th शेड्यूल में तो शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है। 6th शेड्यूल में ट्राइबल एरिया नॉर्थ ईस्ट तो ठीक है। यहाँ ना को 9th शेड्यूल में है एंटी डिफेक्शन लॉ, तो ये गलत हो गया ना, नोट पूछा है। इसमें 10th शेड्यूल है और राजीव गांधी के टाइम में हुआ था। ठीक है, और इसमें एक 92nd अमेंडमेंट आया था, इसमें 1/3 जो है उसको हटा करके 2/3 जो है डिफेक्शन अलाउ कर दिया गया था। तो यही है 10th शेड्यूल, तो ये याद रखना है। और किस किस पे लगता है एंटी डिफेक्शन में, कौन सा मतलब डिसाइडिंग अथॉरिटी होता है, वो आप कमेंट करना। वैसे स्पीकर होता है और चेयरमैन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये 12th शेड्यूल तो म्यूनिसिपैलिटी के लिए है ही, आप 11th वाला पंचायती राज का है। अब देखिए विथ 9 नंबर क्वेश्चन, विथ रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखो अभी रिसेंटली इस पर कमेटी भी वो रिकमेंडेशन दिया था ना कि इसमें क्या कैसे होगा। तो देखो CEC और इलेक्शन कमीशन के लिए जो अपॉइंटमेंट कमेटी होगा उसमें कौन कौन से मेंबर है? प्राइम मिनिस्टर तो थे, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा का था ही, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, और ये यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, तो ये तो है, एक ये है। तो ये चीफ जस्टिस को हटा दो, बाकी सब था इसमें। ये एक्ट आया था कब? 2023 में। तो इसमें 3 को आप हटाओगे तो ये कैंसिल हो गया, 1 2 4, ये आंसर इसका B हो जाएगा। ठीक है, और इलेक्शन कमीशन का कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहला कौन था इलेक्शन कमीशन? तो पहला वाला था सुकुमार सेन। ठीक है, और रमा देवी थी वोमैन में, तो ये याद रखना रमा देवी। और 6 ईयर और 65 ईयर तक उसका वो टेन्योर होता है। और बाकी 25 जनवरी 1950 को ये इस्टेब्लिश हुआ था, इसीलिए वोटर डे जो है, नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को मनाते हैं। तो इतना आप याद रखना। एक SIR है ना, इसको भी SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो ये थोड़ा सा देख लेना आप। पहला जो है बिहार में हुआ था। कितना स्टेट में? तो 9 स्टेट और 3 UT में हुआ है। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल ड्यूरेशन फॉर विच प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस रिमेन्स इन फोर्स एज्यूमिंग पार्लियामेंट डज नॉट अप्रूव इट अर्लियर। तो ये 6 मंथ 6 वीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। इसमें आर्टिकल 123 के तहत कौन करते हैं?
तो ये करते हैं गवर्नर, ये प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 213 के तहत कौन करते हैं, तो ये गवर्नर करते हैं। जब आइदर वन से मतलब कोई भी एक हाउस या दोनों हाउस सेशन में नहीं होता है तब ये करते हैं। ये पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट का कानून होता है उसके इक्विवेलेंट ही होते हैं, दोनों बराबर ही होते हैं, उतना ही पावर होता है इसका भी। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इससे नहीं किया जा सकता है, तो ये याद रखना, यही एक ट्विस्ट है। और इसके रिलेटेड केस थे, वो डीसी वाधवा केस था, आप बताना बिहार का ही केस था, क्या था ये मेंस में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक था MC कूपर केस था, तो वो भी क्या था आप बताना, आप नहीं तो कमेंट करना, कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑर्डिनेंस से रिलेटेड 6 वर्ष का क्या सीन है, तो पार्लियामेंट ये भी मेंशन नहीं करता है कि कितना सेशन होना चाहिए। ये बोलते हैं कि कोई 2 सेशन के बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए, तो 6 मंथ तो वो हो गया। और 6 वीक तक यदि अप्रूव नहीं करता है तो वो अपने आप वो सीज हो जाए, मतलब अपने आप वो लॉ ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगा। तो DC वाधवा केस में वही था कि बार बार उसको रीप्रमलगेट करके वो बाईपास कर दिया जाता था। तो यही था DC वाधवा केस। बाकी ऑर्डिनेंस से इतना ही था कि ये याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इससे नहीं किया जा सकता है, बाकी सब कुछ किया जा सकता है, ठीक। 11वें नंबर को से कहते हैं कि 2 वायलिन को इन्फ्लेटेड एंड रब्ड विथ सेम वुलन क्लोथ ब्रॉट टुगेदर ईच अदर ऑब्जर्व दैट द वायलिन रिपेल ईच अदर इन दिस एबव सिनेरियो। ये तो इलेक्ट्रिकल फोर्स था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये इसका आंसर हो गया। अभी भी देखते होंगे आप कमल उमल में भी ये करने पर वो सट जाता है ना बाद में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो। अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि ए बार मैग्नेट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली हैज़ नॉर्थ साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली टुवर्ड्स द जोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये तो सही है, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन ऑफ द मैग्नेट इट हाईएस्ट एट इट्स पोल। तो पोल पे तो मैक्सिमम होता है, इसीलिए कि पोल से जो निकलते हैं मैग्नेटिक लाइन्स वो मैक्सिमम होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा होगा, बाकी ये ऐसे रिपेल करते रहता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों मतलब करेक्ट। जो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगा ना तो ज़्यादा वो अट्रैक्शन होगा, तो वही वो बोल रहा है। लेकिन वो जोग्राफिकल नॉर्थ साउथ से होगा तो ये ऐसा नहीं है, बिकॉज की अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है ना, तो वो रीज़न है, लेकिन ये नहीं है। तो आंसर इसका नोट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा 12 का। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, उसमें देखो कि पूछ रहा है क्या कि मैग्नेटिक नेचर में एट रूम टेम्परेचर कौन कौन सा एबव है। इसमें कॉपर तो नहीं है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये क्या है, डाया मैग्नेटिक है। इसमें पूछ क्या रहा है, मैग्नेटिक, ये डाया मैग्नेटिक है, ठीक है। इसमें आयरन हो गया, आयरन, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है, ये आपका मैग्नेटिक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2 कॉपर नहीं होगा, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो हो डाया मैग्नेटिक होता है, तो 13 का बी हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रिक्शन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, ठीक है। इन हिज कंटेक्स्ट कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, यदि फ्रिक्शन नहीं होगा तो वॉकिंग रन विल बी इम्पॉसिबल, बिल्कुल सही। आपको फ्रिक्शन नहीं होगा तो पिछल जाएंगे आप, वही फ्रिक्शन आपको अपोज करता है। फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज द मोशन, अपोज करता है, तब हम चल पाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग वुड बी इम्पॉसिबल, बिल्कुल सही है कि बिल्डिंग वो आपस में पकड़ के रखेगा ही नहीं, तो फिसल जाएगा वो। लेकिन यहाँ पर देखो, देयर वुड बी सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पावर कंजम्पशन ऑफ इनेबल मैगलेव ट्रेन। मैगलेव ट्रेन में क्या होता है ना कि रिपल्सिव नेचर का होता है, तो वो गाड़ी को ऊपर प्लेट से टकराता नहीं है, वो ऊपर ही मतलब रिपेल करके खड़ा करके रखता है उतना पे, मतलब टच नहीं करता है, तो इसीलिए इसमें पावर लॉस तो होगा ही नहीं। इसलिए फ्रिक्शन में ना पावर लॉस होता है, जब फ्रिक्शन वो रिपेल करके रखता है तो वो होता ही नहीं है, तो इसीलिए इसमें इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। तो यही 3 जो है गलत है, 3 को गलत करोगे तो ये तो गलत ही हो गया। 1 2 तो सही है, 1 2 तो सही है। अब देखना है 5 देख लेते हैं। ए हायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड बी रिक्वायर्ड टू फुली चार्ज द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये तो गलत ही हो गया ना। वोल्टेज कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा ना, हायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वुड बी रिक्वायर्ड फॉर फुली चार्ज और
चार्ज एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस तो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करेगा, इस पर तो थोड़ी डिपेंड करेगा कि हायर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये गलत है। बाकी ये तो नेल जो है वो भी सही है, चार तो वैसे भी सही है, तो आंसर आपका बी हो गया। बाकी ये वोल्टेज कैपेसिटी पर डिपेंड करेगा, ठीक है, बैटरी के। तो 5 गलत हो गया, तो इसका आंसर हो गया बी। इफ़ द करंट ऑफ द पावर ट्रांसमिशन लाइन इज रिड्यूस टू हाफ, व्हाट हैपेंस टू द पावर लॉस। पावर लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है। इसमें बोल रहा क्या रहा है कि व्हाट हैपन द पावर लॉस ड्यू टू रेजिस्टेंस इन द लाइन इफ़ द करंट पावर इज रिड्यूस टू हाफ। इसको हाफ कर देंगे तो हाफ का स्क्वायर करेंगे, आर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा ना, आई स्क्वायर आर अपॉन 4। तो ये 1/4 हो गया, तो इट बिकम्स 1/4। आंसर सी हो जाएगा। इसमें देखो बोल रहा है कि यहाँ फार्मूला में प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है, स्टूडेंट क्लेम पी एंड सेम क्वांटिटी क्यू एंड क्वेश्चन विल रिमेन द डायमेंशनली होमोजीनियस विच ऑफ द स्ट्रेस होता है ना, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, तो वो भी स्ट्रेस स्ट्रेन का बार बार पूछा होगा कि स्ट्रेन जो होता है उसका यूनिट नहीं होता, यूनिट लेस होता है, इसलिए कि लेंथ बाई लेंथ होता है, और स्ट्रेस जो होता है वही फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, तो स्ट्रेस एंड प्रेशर सेम थिंग है। तो आंसर इसका भी याद रखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि टू प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस रिमेन्स बॉन्ड टुगेदर डिस्पाइट कैरिंग द सेम पॉजिटिव चार्ज एंड रिपेलिंग ईच अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली। तो ये तो सही है। एट ए डिस्टेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ 1 फेम्टोमीटर, फेम्टोमीटर याद रखना, फेम्टोमीटर कितना होता है मीटर में, तो 10⁻⁻15 होता है आई थिंक। न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन द बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा था, इसका आंसर ये है। ये यदि दो एटम न्यूक्लियस के बीच में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये स्ट्रॉन्गर होता है न्यूक्लियर फोर्स कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ग्रेविटेशन फोर्स, इसीलिए वो बॉन्ड करके रखता है। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, 17 का आंसर ए हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पेंडुलम वाला क्वेश्चन है, ये पढ़ लेना, लैंग्वेज वगैरह दिया हुआ है। अब देखो इसमें पहला क्लेम पूछ रहा है, इफ़ द पेंडुलम ऑफ द मून इज सेड टू बी स्विंगिंग इट विल कम्प्लीटली फास्टर दैन डज अर्थ। देखो मून पे ले जाते हैं तो g/6 हो जाता है ना, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2π√T बराबर 2π√L/g होता है। तो g जो है कम हो गया, तो कम हो गया तो ये टोटल बढ़ जाएगा, नीचे वाला है पार्ट, तो ये पूरा बढ़ जाएगा, तो t बढ़ जाएगा। तो इसमें पूछ क्या बोल रहा है कि डिक्रीज कर देगा टाइम पीरियड, तो ये गलत हो गया ना। अब देखो इसमें टीचर जस्टिफाई क्लेम, अनुराग ऐड करता है क्या कि दिस बिकॉज मून हैज़ स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल दैन द अर्थ। स्ट्रॉन्गर कहाँ, कम हो जाएगा ना, जी कम हो जाता है, विच इंक्रीजेज जी देयर फॉर रिड्यूस टाइम पीरियड। इसे यहाँ तो जी कम हो जा रहा है ना, तो ये भी गलत हो गया ना। तो दोनों द क्लेम एंड जस्टिफिकेशन दोनों रॉन्ग हो गया। तो क्लेम इज करेक्ट, ये सॉरी ये करेक्ट, ये गलत हो गया। ये भी क्लेम, बोथ क्लेम एंड जस्टिफिकेशन करेक्ट नहीं, बोथ रॉन्ग होगा। आंसर इसका क्लेम एंड और जस्टिफिकेशन इज करेक्ट हो गया, ये इसका डी हो जाएगा ना, बोथ क्लेम एंड जस्टिफिकेशन आर रॉन्ग। समझ गए ना, तो इसका आंसर डी हो गया। तो याद रखेंगे क्यों हुआ, तो समझ गए, जी कम हो गया, जी कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, g/6 हो जाता है वहाँ पे मून पे। अब देखो 60 वाट बल्ब जो है 5 आवर डेली जलाते हैं, हाउ मेनी यूनिट किलो वाट आवर इलेक्ट्रिसिटी डज कंज्यूम इन 30 डेज। 30 डेज में कितना होगा, तो आप ये देखो कि किलो वाट आवर है, किलो वाट आवर को हम हाउ मेनी, ये पहले तो 60 वाट है, 60 वाट को आप कन्वर्ट करोगे किलो वाट में तो 1000 से भाग दोगे, प्लस 5 आवर डेली करते हैं, उन्हें 30 दिन का है, तो टोटल आप करोगे तो देखो ये कट गया, 2 कट गया, 1 5 2 हो गया, 3 हो गया, तो 9 यूनिट हो गया। तो आंसर इसका 9 यूनिट होगा। किलो वाट आवर जो ही है यूनिट होता है, और 30 डेज में कहते हैं तो कितना यूनिट हो गया, तो वो हम निकाल लेंगे। 5 आवर डेली कर रहा है तो डेली कितना मतलब वो हो जाएगा, तो वो देख लो, ठीक है। तो ये 9 यूनिट हो गया। बोल रहा है क्रिकेटर फील्डर कैचेज ए बॉल पुलिंग हिज हैंड बैकवर्ड, अनदर फील्डर कैचेज आइडेंटिकल बॉल एट द सेम स्पीड, देखो सेम स्पीड है, बट कीप हिज हैंड फिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो एक होता है कि फोर्स जो होता है ये होता है dp/dt, ये फिजिक्स है। फोर्स होता है p क्या है, यहाँ मोमेंटम है, ये तो इसी को फोर्स को लिख सकते हैं m/dv/dt, यही एक फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो देखो यहाँ पर सेम स्पीड है, तो स्पीड चेंज हो नहीं रहा है, तो आपका फोर्स तो वही सेम ही रहेगा। तो यहाँ स्पीड से हमको मतलब नहीं, हमको करना है क्या है कि चोट ना लगे, कोई भी बॉल आ रहा है तो फोर्स को हमको कम करना है, तो टाइम को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। टाइम बढ़ेगा तो ये क्वांटिटी बढ़ा नीचे वाला, तो ओवरऑल ये वाला क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना,
नीचे में ज़्यादा कर देंगे तो ऊपर वाला पूरा वैल्यू कम हो जाएगा, तो फोर्स मेरा कम हो जाएगा, चोट कम लगेगी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसका आंसर आप बी देखो कि फर्स्ट फील्डर एक्सपीरियंस लेस फोर्स बिकॉज ही इंक्रीजेज द टाइम कॉन्टैक्ट, ठीक है। लेकिन सी ऑप्शन देखो, फील्डर एक्सपीरियंस लेस फोर्स बिकॉज द रिड्यूसेस मोमेंटम ऑफ द बॉल। लेकिन यहाँ तो सेम स्पीड दिया है तो मोमेंटम तो हम कर ही नहीं ले। दो तरीका से कर सकते थे, या तो मोमेंटम चेंज कर सकते थे या टाइम पीरियड बढ़ा सकते थे। तो यहाँ तो स्पीड सेम ही है, तो इसमें केवल टाइम का वो खेल है। तो आंसर इसका बी हो गया। दोनों कॉन्सेप्ट समझ लिए। मोमेंटम से भी कर सकते हैं, वेलोसिटी यदि चेंज कर देंगे तो उससे भी कम हो जाएगा। भी कम हो, चेंज इन वेलोसिटी हम कम कर देंगे तो फोर्स मेरा कम लगेगा। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे। 20 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टोन इज व्हील्ड इन ए वर्ल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल एट ए कांस्टेंट स्पीड। स्टूडेंट क्लेम हिज स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट है, क्वांटिटी एसोसिएटेड विद द मोशन मस्ट बी रिमेन कांस्टेंट। देखो यहाँ पर देखते हैं, देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी वेक्टर है, एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। तो ये तो डायरेक्शन के ऐसे घुमाएंगे तो मेरा चेंज होते रहेगा, तो ये हमेशा चेंज करेगा, तो कांस्टेंट तो रहेगा नहीं, ठीक है। तो ये चेंजेस डिस्पाइट कांस्टेंट स्पीड। लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपका स्केलर है, वेक्टर नहीं है, इसलिए हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ये स्केलर है, तो ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा। तो यही इसका आंसर हो गया। ये याद रखना, सर्कुलर मोशन में जो भी होगा, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी आपका डायरेक्शन के साथ चेंज करेगा जब भी सर्कुलर में घुमाओगे तो। लेकिन काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो वो आपका सेम रहेगा। तो ठीक है। एक और ये याद रखें, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। यहाँ पी क्या है, मोमेंटम है, इसी को कन्वर्ट कर लिए हैं। यहाँ से आप निकालोगे जहाँ काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर हाफ m एक और लिख दोगे, m एक और लिख लीजिए, यहाँ m कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो पी स्क्वायर 2m हो गया। तो यही एक फार्मूला है, डायरेक्ट इसे अपन क्वेश्चन बना भी सकते हैं कि मोमेंटम डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 21 नंबर हो गया। उसके बाद देखते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन। एन एलिमेंट X रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म द ऑक्साइड X2O3 विच एम्पोथेरिक नेचर। एम्पोथेरिक सब्सटेंस क्या होता है, जो दोनों मतलब ये बोथ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड बनाता है, उसको एम्पोथेरिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो ठीक है, एक तो आपने पढ़ा ही होगा, एक एल्युमिनियम Al2O3, ZnO, जिंक का ऑक्साइड भी होता है, एगो PbO भी होता है, SnO होता है। तो ये आप याद रखना, ये चार। तो ये एम्पोथेरिक सब्सटेंस है, वो एसिड एंड बेस दोनों मिलाता है। तो आंसर इसमें एक ही है, एल्युमिनियम है केवल, ठीक है। तो सी हो गया। इसमें देखो, ये बैलेंस करने के लिए इक्वेशन, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमको बैलेंस कर लेना है। तो यहाँ देखो, यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ देखो 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन को हटा दो, नाइट्रोजन से ही करते हैं। यहाँ देखो नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गया 2, और यहाँ नाइट्रोजन 1 हो गया, तो 3 नाइट्रोजन इधर है, नाइट्रोजन यहाँ 1 है। तो यदि हम यहाँ 4 नाइट्रोजन डालते हैं और यहाँ ये वाइट 2 कर देते हैं, मतलब यहाँ 4 कर दो, यहाँ 2 कर दो, तो देखो यहाँ से 4 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ से 2 नाइट्रोजन, यहाँ से 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 कर दिया है ना, 2 नाइट्रोजन, 4 हो गया, इसी से तुम्हारा फुल हो गया। तो 4 2 ही एक आंसर है। बाकी बैठा के आप चेक कर लेना, यहाँ जितना मॉलिक्यूल इधर हाइड्रोजन होगा इतना ही। आप हाइड्रोजन को एक बार देख लो, यहाँ 4 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ देखो कितना 4 हाइड्रोजन हो गया। तो हाइड्रोजन से भी बैलेंस कर सकते थे, तो ये आंसर आपका। लेकिन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया यहाँ पे X, लेकिन Y नहीं हुआ, तो यहाँ पर नाइट्रोजन या ऑक्सीजन ही बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये आप बैलेंस करके देख लेना, आपका आ जाएगा आंसर सी, ठीक है। विनेगर देखो, विनेगर में क्या होता है, एसिटिक एसिड वाटर में 5 से 8% होता है, ये याद कर लेना, वैसे पता भी होगा आप लोग को, ठीक है। अब देखो एन एटम विथ n प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन है, तो वैलेंसी कितना होगी, आपको पता होगा जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है, तो ये भी 3 होगा। और एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, इसका 3 ही होगा प्रोटॉन के बराबर। तो एटॉमिक नंबर जितना हो गया, तो हम देखते हैं कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेल में होता है। तो पहले तो 2 होता है, उसके बाद जो 2 8 ऐसे समथिंग करते, तो यहाँ से 2 बचा कितना, 1, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 1 ही बचा। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, मतलब 2 8 17 ऐसे समथिंग होता है ना। जैसे 2n स्क्वायर करेंगे तो एक पहला कक्षा में कितना होना चाहिए, n1 रखेंगे तो 2 होगा, 2 रखेंगे तो 8 हो जाएगा, 3 रखेंगे 9 2 ना 18 हो, 2 8 18 ऐसे होगा। तो पहला कक्षा में 2 हो सकता है, दूसरा में 18, ऐसे करके जो बच जाएगा लास्ट में वही वैलेंसी होता है। तो वही हमको निकालना था, यहाँ निकाल दिए, 1 आ गया आंसर। समझ में आया, नहीं आया तो आप कमेंट करना, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि वाई डज स्लाइस ऑफ एन एप्पल एंड पोटैटो टर्न्स ब्राउन व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू द एयर फॉर द सम टाइम ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक डस्ट। ये वो नहीं, ये तो फालतू है। सब इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फेनोलिक कंपाउंड
प्रेजेंट इन द फ्रूट्स बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कैटेलाइज बाय एंजाइम। तो यही इसका आंसर है, ये डिहाइड्रेशन वगैरह इसमें होता नहीं है, तो यही इसका आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप लोग भी साथ साथ करते रहिए, इससे दोनों को अच्छा लगेगा, आप लोग को भी। उसको ब्राउन ब्राउन हो जाता है ना इसका कलर, एप्पल को आप काट के छोड़ दो ब्राउनिंग कलर हो जाता है, तो उसको एंजोमेटिक ब्राउनिंग भी बोलते हैं, पीपीओ सब्सटेंस बोलता है, फिनोलिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। देखो देखो, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ए इंक एडेड टू द ग्लास ऑफ ए स्टील वाटर, ग्लास ऑफ स्टील वाटर, एक ड्रॉप इंक एडिट करते हैं कि एक गिलास स्टील वाटर में, स्लोली स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू हिच प्रोसेस, ये तो डिफ्यूजन होता है ना, जब ज़्यादा बड़ा कंपाउंड में छोटा होता है तो डिफ्यूज़ करता है वो। ठीक है, ऑस्मोसिस कहाँ होता है? तो रूट हेयर में होता है ना, रूट हेयर ऑफ द प्लांट, रूट हेयर। सेमी परमिएबल होता है, कैपिलरी से कैपिलरी एक्शन जो है सेपरेट करता है, एक क्रोमेटोग्राफी जो है कैपिलरी एक्शन से सेपरेशन, ये सेपरेशन का टेक्निक है। ठीक है ना, सेपरेशन का टेक्निक, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप लोग पढ़ लेना। एक ये कैपिलरी एक्शन बॉटलिंग, ये बॉटलिंग पेपर में होता है ना कैपिलरी एक्शन से। और क्या, जैसे पेन में वो जो होता है ना, पेन में इंक का वो जाना, उसके बाद हम लोग लालटेन वगैरह वो देखेंगे लालटेन, तो उसमें जो फ्यूल जो आता है तो वो भी कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू वो आता है। तो ये ठीक है, तो ये याद रखना, इसका आंसर क्या हो गया? डिफ्यूजन। ठीक है, यहाँ ज़्यादा अमाउंट में कुछ अमाउंट करेंगे तो डिफ्यूजन हो जाता है। यहाँ देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एटम। ठीक है, तो ये आप देख लो। हाँ, इसमें देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्ट्रिक्टली फॉर्मुलेटेड बाय फ्रेंच केमिस्ट एंटोनियो लेवुजर, ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट है और ठीक भी है। यहाँ देखो कि ऑल an atom is a smallest particle of an element can be maintain an independent existence under all normal। देखो अंदर all normal, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, इसको कैंसिल करो, और ये तो सही है। ये और नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब ये हाईली रिएक्टिव होगा तब होता है। बाकी जो है आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, अंदर नॉर्मल कंडीशन में ही वो एग्जिस्टेंस कर जाता है इंडिपेंडेंट, बाकी और सब हाईली रिएक्टिव वाला जो होता है वो होता है। तो ये ऑल नॉर्मल कंडीशन पे नहीं होता है, तो ये आप आंसर जो है गलत कर देना, 2 का 2 को काट दो तो आंसर आपका ऐसे भी आ जा रहा है। तो ठीक है, तो ये याद रखना, मतलब वो एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है एलिमेंट का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस जो होता है केवल हाईली रिएक्टिव होगा उसी का होता है, अंदर नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन बेकिंग पाउडर इज मिक्सड विद द वाटर हीटेड इन ए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व। पता नहीं था ये मुझे, बाकी ये बेकिंग पाउडर ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग बेकिंग सोडा एंड एज थ्रू माइल्ड इडेबल एसिड टर्टरिक एसिड विच रिएक्ट टुगेदर प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये मुझे क्वेश्चन पता नहीं था, पता नहीं, वैसे इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ जो दिया हुआ है। तो 29 का जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो दोनों सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, मुझे नहीं पता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का आप देखना कि विच प्रॉपर्टी जनरली इंक्रीज एज यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो देखो, जब टॉप से हम बॉटम जाते हैं, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो फ्लोरीन तो ऊपर हाईएस्ट होता है तो ये डिक्रीज करता है, तो ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, नॉन मेटालिक करेक्टर जो है ये भी आपका डिक्रीज करता है, नॉन मेटालिक नीचे होता है, मेटालिक ऊपर होता है ज़्यादा। उसके बाद मेटालिक करेक्टर जो है ये बढ़ता है। ठीक है, नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता है, मेटालिक करेक्टर बढ़ता है, और आयनाइजेशन पावर जो है ये भी घटता है। तो ये आप याद रखना। इसमें पूछा क्या है, तो ये पूछा है आपका कि इंक्रीज कौन करेगा, तो मेटालिक करेक्टर वाला, आंसर सी हो जाएगा। बाकी हम लेफ़्ट टू राइट भी देख लेते हैं, लेफ़्ट टू राइट करते हैं तो रेडियस जो है वो घट जाता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाता है, ये भी बढ़ जाता है। मेटालिक ये करेक्टर है ये भी बढ़ जाता है, इसका अपोजिट कर दो, ये घट जाता है मेटालिक करेक्टर वाला, और ये बढ़ जाता है, तो इसके अपोजिट वाला जो भी है इस साइड हो जाता है। तो ये याद कर लेना, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। 31 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन मिथाइल अल्कोहल इज एडेड टू द वाटर, तो जब भी हम वाटर में कुछ भी इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाता है। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज। तो यही का आंसर है, फ्रीजिंग वाटर जो है वो ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इंक्रीजेज, यानी डिक्रीज करता है ये। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर
ये डिक्रीज़ कर जाएगा। तो याद रखना, जब भी इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और सरफेस टेंशन का ये भी याद रखेंगे, सरफेस टेंशन में जब भी हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन भी कम होता है, तो ये भी याद रखना। और टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंपाउंड कनेक्टेड टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटिन, हिस्टामिन, सीरोटिन, हेपेरिन ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेटरी एलर्जिक रिस्पॉन्स। तो ये मास्ट सेल है ना, मास्ट सेल को हम क्या बोलते हैं, तो ये WBC बोलते हैं ना, इम्यून सिस्टम के लिए इम्पोर्टेंट होता है ये। और ये अलार्म मतलब एक तरह का है, अलार्म अगेंस्ट द पैथोजन या इंजरी जो होता है तो उस टाइम में, ठीक है। और ये प्लाज्मा सेंट किसके लिए, एंटीबॉडी के लिए होता है, एंटीबॉडी के लिए, ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन हम लोग इसको पढ़ेंगे, जो देखे होंगे IgE एलर्जी के लिए ही होता है, एक IgM भी होता है। तो ये सब हम लोग देख लेंगे, इस पर एक वीडियो ले लेंगे, ठीक है। तो ये एलर्जी के लिए ये सबसे पहले रिस्पॉन्स करता है। और ये बच्चों को मिल्क, ये मदर के मिल्क में होता है ये, ठीक है। तो IgA एंटीबॉडी, ठीक। तो एक बार हो गया। 33 नंबर देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द वाइडली एक्सेप्टेड फंड, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल प्रपोज बाय द, ये याद रखना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था, तो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन फ्लूइड डायरेक्टली फैसिलिटेट हुज ऑफ द फ्लोइंग सेलुलर एक्टिविटी। इसमें जो होता है ना, लेटरल मूवमेंट नहीं हो पाता है, तो ये एक ही देखो ऑप्शन है, ये लेटरल मूवमेंट ऑफ द इमीडिएट प्रोटीन विद इन द ओवरऑल सेल, ये बाई लिपिड के लेयर पे, विद इन द ओवरऑल लिपिड लेयर, बाई लेयर में होता है, तो ठीक है। तो ये मोजाइक मॉडल वाला में लेटरल मूवमेंट ऑफ द एम्बेडेड प्रोटीन विद इन द ओवरऑल लिपिड बाई लेयर, ये आप याद कर लेना, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पूछता है कि इसमें कौन कौन से इसमें इंक्लूड होते हैं, कोऑर्डिनेशन होते हैं। तो ये नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन होता है, बॉन्ड इन ऑर्गेनेल्स में जो यूकैरियोटिक सेल होता है उसमें होता है। इसमें केवल नहीं कौन होता है, ये याद रखना, इसमें नहीं होता है मिटोकॉन्ड्रिया में, मिटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। और पेरोक्सीजोम्स, ये 3 नहीं होता है, बाकी इसमें सब होता है। इसमें देख लो तो ये भी है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, लाइसोसोम भी है, पैराडॉक्सिन नहीं है। तो इसका आंसर आपका क्या क्या हो जाएगा, 3 5 को हटा दो, 3 5 3 5 3 5, तो केवल आंसर इसका बी हो गया। तो याद रखना। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसमें इंक्लूड है, तो याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या होता है, तो इंडो प्लाज्मिक रेक्टिकुलम गोल्जी अपरेटस हो गया, जो प्रोटीन को पैक करके भेजता है। और लाइसोसोम हो गया, पॉकेट ऑफ द सेल भी बोलते हैं इसको, और लाइसोसोम हो गया, उसके बाद वैक्यूल्स हो गया जो खाली स्पेस होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो आंसर इसका बी हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जो द फॉलोइंग सेलुलर कंपोनेंट ऑफ द ह्यूमन गैस्ट्रिक ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेटिंग इनएक्टिव प्रोनोजैम पेप्सिनोजिन पेप्टॉन से बनता है ना। तो देखो ये प्रोटीन जो बनते हैं, तो ये पेप्टिक या ये चिप सेल जो है, ये इसका आंसर है, ठीक। ए नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटिव इकोलॉजिकल स्टडीज, व्हाट एवरेज परसेंटेज ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सनलाइट सिंकिंग स्ट्राइकिंग द ग्रीन लीव्स इज कैप्चर्ड एंड कन्वर्टेड इनटू केमिकल फूड एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो अबाउट 1% होता है। ये NCERT का क्वेश्चन है, ये याद रखना, NCERT का। एक होता है लिंडमैन्स लॉ होता है ना, लिंडमैन, इसमें 10% वाला जो लॉ होता है कि प्रत्येक लेवल पर 10% एनर्जी का वो ट्रांसफ़र होता रहता है। तो ये याद रखना, 10% लॉ किसका है, लिंडमैन वाला। 1% वाला फोटोसिंथेसिस ग्रीन लीफ को कन्वर्ट कर देता है फूड में। तो ये याद रखना, NCERT से ये फैक्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म आफ्टर द कम्प्लेक्स प्रोसेस डबल फर्टिलाइजेशन इज कम्प्लीटेड व्हिच स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्ड इनटू द सीड एंड फ्रूट्स। तो ये पता होगा ना, एब्यूल से सीड बनता है, ओव्यूल से, और ओवरी से फ्रूट्स बनता है। ये तो जूलॉजी में पढ़ाई होगा, आंसर डी हो गया। विद इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हाट प्रिवेंट द प्राइमरी एयर पैसेज trachea and throats passage from collapsing when there is a less or no air inside। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है ना, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, सी शेप का होता है, ये
सी शेप का होता है। ये लगभग 16 से 20 होता है और हेयरलाइन कार्टिलेज से बना हुआ होता है, तो यही रोकता है मतलब कोलैप्स होने में, मतलब नो एयर भी रहे ना फिर भी वो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। तो ये याद रखना, रिंग ऑफ कार्टिलेज। वहाँ पे एपिग्लोटिस भी होता है, ठीक। तो 38 का हो गया सी। 39 का देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, प्रिपेयर द इंटरमीडिएट कंपाउंड एक्टेड अपॉन द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। ये तो डेजर्ट प्लांट होता है। क्यों डेजर्ट प्लांट होता है? तो डेजर्ट प्लांट में जो होता है ना, वो दिन को जब धूप ज़्यादा रहती है तो वो जितना भी उसका वाटर होगा तो वाटर वो ट्रांसपिरेशन उसका हो जाएगा, वो निकल जाएगा बाहर। उसी को रोकने के लिए उस रूम में क्या करते हैं ना, स्टोमेटा क्लोज कर लेते हैं। स्टोमेटा से निकलता है ना, तो स्टोमेटा बंद कर लेते हैं और वही रात में ओपन करते हैं। तो रात में वो वही लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड एट द नाइट टेक करता है, बाकी इंटरमीडिएट कंपाउंड बना लेता है, बाद में एनर्जी जॉब क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे कर लेता है। ये डेजर्ट प्लांट है। डेजर्ट प्लांट को क्या बोलते हैं? 05 वाटर लॉस ना हो इसी के लिए हम वाटर लॉस का दो तरीका है। एक होता है आपका ट्रांसपीरेशन, जो खुद वो होते रहता है इवोपरेशन टाइप का। एक होता है गटेशन, जैसे ज़्यादा धूप है तो इवोपरेट करते रहेगा तो ट्रांसपीरेशन हो गया। एक होता है गटेशन। गटेशन क्या होता है? गटेशन होता है कि जब आप सुबह सुबह देखेंगे तो पत्ती के छोर से वाटर टपकते रहता है बूंदी बूंदी होकर के, तो वही है आपका गटेशन। तो गटेशन याद रखेंगे और ट्रांसपीरेशन याद रखेंगे। वाटर लॉस का टेक्निक, ये वाटर लॉस होता है उसमें। तो डेजर्ट प्लांट में एक नेफेंथिस होता है ना, इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है? ये होता है ना कि जब मक्खी उस पर जाती है तो उसको नाइट्रोजन की कमी होती है तो वो बंद कर लेता है अपना वो, तो उसी से उसको नाइट्रोजन मिलते रहता है। इसमें एक नेफेंथिस जो प्लांट होता है वो भी इसी का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। तो ये देख लेना आप, नेफेंथिस NY होता है, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग द सडन और रिगरस फिजिकल एक्टिविटी लैक ऑफ ऑक्सीजन इन और मसल सेल ट्रिगर द ब्रेकडाउन ऑफ द पायरूवेट इनटू द 3 कार्बन मोलिक्यूल्स। ये NCERT में 7th क्लास में शायद दिया हुआ है, इसको डिटेल्स में पढ़ लेना। वैसे लैक्टिक एसिड होता है, जब वो अच्छा से ब्रेक नहीं हो पाता, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो लैक्टिक एसिड हो जाता है और वहाँ जम जाता है, तो हम लोग को थकान महसूस होता है, तो वही लैक्टिक एसिड है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लांट ड्यू टू विच ऑफ द फ्लोइंग परमानेंट टिश्यू। तो ये एक पोलन कायमा है ना, पोलन कायमा को मतलब ईजी बेंडिंग देता है। ये ईजी बेंडिंग इसी की वजह से होता है विदाउट ब्रेक। जैसे काफ़ी ज़ोर से हवा आई तो देखना बेंड कर जाता है जितना भी होता है, लेकिन टूटता नहीं है, तो वो पोलन कायमा है। तो फ्लेक्सिबिलिटी कौन प्रदान करता है? तो ये टिश्यू टॉपिक का है, टिश्यू टॉपिक कवर कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रह्मपुत्रा इरावडी मेकोंग रिवर ओरिजिनेट इन द तिब्बत फ्लो थ्रू द narrow and parallel mountain range in their upper reaches of which river ब्रह्मपुत्रा टेक U-turn। देखो U-turn in the course of the flow, U-turn is due to, तो ये तो सिंटैक्सियल बेंडिंग था ना, सिंटैक्सियल बेंडिंग ऑफ द जोडिकल यंग माउंटेन। ये दो पर था ना, एक आपका नामचा बरवा पे और एक यहाँ पे था, एक कौन सी जगह है, एक नामचा, ये नंगा पर्वत, सॉरी ये नंगा पर्वत पे और ये नामचा बरवा पे। तो सिंटैक्सियल बेंडिंग की तरह ही यू टर्न उसी का रीजन है। ये जोडिकल डिस्टर्बेंस ये सब गलत है, आंसर इसका आपका B हो गया, ठीक है। आप देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न देखो ये ब्राह्मणी और सुवर्णरेखा, ठीक है। ये राइजेज फ्रॉम द ईस्टर्न घाट, ब्राह्मणी ईस्टर्न घाट से राइज करता है, ये तो नहीं पता था। ब्राह्मणी नगर, ये तो ईस्टर्न घाट से नहीं, ऊपर से आता है ना, छोटा नागपुर प्लाटू से। तो ये ब्राह्मणी या ये जो सुवर्णरेखा है ये दोनों गलत है, बाकी 2 और 4 ये सही है, तो ये याद रखना, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द कयाल टर्म। कयाल्स क्या है? ये तो ब्रैकिश वाटर लेगून है ना, ब्रेकआउट करेक्टर तो मलाबार कोस्ट पे में मिलता है कयाल्स, ठीक है, कोल जो उसको बोलते हैं। आंसर इसका B हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी से। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि फेमस मिनरल साइट है और उसे स्टेट से मैचिंग कराना है, ठीक है। ये कयाल्स वाला ये देख लो, ये वेम्बनाड लेक जो है ना, वेम्बनाड लेक ये केरला का सबसे मतलब इंडिया का सबसे लार्जेस्ट लेक है, ठीक है। और यहीं पर नेहरू बोट रेस होता है, स्नेक बोट रेस भी बोलते हैं उसको, नेहरू बोट रेस या फिर स्नेक रेस भी बोलते हैं। तो ये याद रखना, वेम्बनाड लेक केरला में ही है, वही मालाबार कोस्ट पे है, ठीक है।
फेमस मिनरल साइट और स्टेट का मैचिंग है। देखो बादाम पहाड़ उड़ीसा में है, ठीक है, मयूरभंज में है, आयरन के लिए है, ठीक है। ये देखो कुद्रेमुख कर्नाटका में है, चिकमंगलूर में, ये भी आयरन के लिए है। बैलाडीला छत्तीसगढ़, ये भी आयरन के लिए दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो सब तीनों आयरन का करेक्टली मैच इसमें पूछा है, इसका सब डी हो जाएगा, सब सही है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज द रिवराइन आइलैंड लोकेटेड इन ब्रह्मपुत्र रिवर रिकॉग्नाइज द फर्स्ट रिवराइन आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ये तो माजुली आइलैंड था ना, तो ये याद रखना। व्हीलर आइलैंड कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक है, ये 2016 में घोषित किया गया था। और पंबन आइलैंड तो पता होगा तमिलनाडु में, पंबन ब्रिज जो श्रीलंका से जोड़ता है, तो ये याद रखेंगे। सागर आइलैंड कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, तो ये याद रखना। व्हाट डिफरेंस बिटवीन द एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट्स, ठीक है। तो देखो इसका सेकंड, एस्ट्रॉयड आर द मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट जो जुपिटर और मार्स के बीच में, तो सही है। वाइल कॉमेट्स आर फाउंड मोस्टली इन द रीजन बिटवीन वरुण, ये गलत है ना, ये तो क्यूपर बेल्ट में होता है, क्यूपर बेल्ट में, ठीक है। तो 2 गलत करोगे, तो 2 गलत किया तो 1-3 पे आ गए। 3 इसका मतलब सही है। कॉमेट सो परसेप्टेबल ग्लोइंग टेल वाइल एस्ट्रॉयड डो नॉट, तो ये सही है। ये स्मॉली रॉकेट प्लेनेटॉइड्स वाइल कॉमेट्स फॉर्म द फ्रोजन गैस, ये तो दोनों सही है। आंसर इसका बी हो गया, ठीक है। ये आप देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। अब देखो जून 21 को पता ही होगा, वैसे यूपीएससी का क्वेश्चन फेवरेट है, 2-3 बार पूछ लिया है। ये लॉन्गेस्ट डे होता है ना, इसीलिए उसको हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। इंटरनेशनल योगा डे 2015 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये समर सोलिस्टिस लॉन्गेस्ट, तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। और विंटर सोलिस्टिस तो दिसंबर 22 वाला हो जाएगा। तो ए बी का 3-4 तो होगा ही, ए बी का 3-4 एक ही ऑप्शन आया। आप सी डी में देख लेना है, सी डी में देख लेना है, सी डी। हाँ देखो, उसके बाद मार्च में तो स्प्रिंग सीजन आ जाता है ना, वो वाला, तो इसका सी का 1 हो गया। और सितंबर वाला ऑटोमन इक्विनॉक्स, ये सितंबर वाला 2 हो गया। तो 3-4, उसके बाद 1-2, 3-4 1-2, इसका आंसर बी हो गया, ठीक है। टाइड अकर्स इन ओशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल्स ऑफ सन और मून के कारण होता है, तो आंसर 1-3 हो गया ना। एक होता स्प्रिंग टाइड, एक होता है नीप टाइड, तो देख लेना कौन सा क्या होता है। दोनों का एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है ना, सेंट्रीपिटल, वो उसको बैलेंस करने के लिए वो हो जाता है, ठीक। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ इन ट्रॉपिकल वाटर, तो ये तो सही है, ट्रॉपिकल वाटर में होता ही है। उसके बाद मोर देन 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कोरल रीफ लोकेटेड इन द टेरिटरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया कोरल ट्रायंगल, वहीं पर है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस में, ठीक है। कोरल रीफ होस्ट फार मोर नंबर ऑफ एनिमल फाइला दैन दोज होस्टेड बाय द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये भी सही है, ठीक है। तो इसका तीनों सही है, ये याद रखना है। मतलब थोड़ा सा इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, लेकिन ये कोरल रूरल न्यूज में आते रहता है, तो ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फेमस माइनिंग रीजन मिनरल एक्सट्रैक्टेड, देखो मलांज खंड मध्य प्रदेश में कॉपर के लिए है, क्या चीज़ का लिए है? बालाघाट। मलांज खंड में कहाँ है? बालाघाट, बालाघाट में, ये प्रोडक्शन में। लेकिन रिजर्व में देखेंगे तो रिजर्व में कहाँ पर है ज़्यादा? तो रिजर्व में है खेतरी माइंस। खेतरी माइंस कहाँ पे है? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, ठीक है, खेतरी माइंस। तो रिजर्व में कहाँ पे कॉपर ज़्यादा है? और बालाघाट में मलांज खंड, ठीक है, प्रोडक्शन में। कोडरमा में देखते हैं, माइका कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है कोडरमा को, तो ये भी सही है। नोआमुंडी, नोआमुंडी बॉक्साइड लिखा हुआ है, बॉक्साइड नहीं है, नोआमुंडी आयरन का है, तो ये गलत हो गया है इसको। और कोडरमा को है कि रूट सिटी, झारखंड का रूट सिटी बोला जाता है। रूट कहाँ पे है? ये जर्मनी में है, कोयला के लिए फेमस था, ठीक है। तो आंसर 3 गलत हो गया, आंसर 1-2 हो गया। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि टेक्टोनिक बाउंड्री टाइप विथ डिफाइनिंग द जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। इसमें देखते हैं ओशन जब भी रहेगा कन्वर्जेंस होगा, वोल्केनिक आइलैंड आर्क तो बनेगा ही, तो यही एक आंसर है, वही पूछ रहा है, बाकी और सब गलत है। तो यहाँ पर कंटिनेंट प्लस कंटिनेंट हो रहा है, तो डीप ओशन टेंसी तो गलत है। डाइवर्जेंट बाउंड्री में ये तो फोल्ड माउंटेन, वो तो कन्वर्जेंट पे बनता है, तो गलत है। उसके बाद ये इस पर रिफ्ट बनता है वैसे, ठीक है ना। और ट्रांसपोर्ट बाउंड्री में मिड ओशनिक रंज, ये कैसे, ये उल्टा कर दिया है इसका। ये वैसे ट्रांसपोर्ट बाउंड्री फॉल्ट का एग्जांपल क्या कौन सा है? सैन एंड्रियाज फॉल्ट है, तो उसको याद रखना।
आंसर इसका बी हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो मानसून क्लाइमेट होता है। अब हम कुछ कुछ देख लेते हैं मानसून का कि कहाँ प्री मानसून में क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये एक है, ये देख लो, ये इंडिया का है, बाकी सब ठीक है ना। अब देखो यहाँ जो है केरला और कर्नाटका में, इसमें बोला जाता है मैंगो सावर, प्री मानसून में मैंगो सावर। उसके बाद ब्लोसम सावर भी बोला जाता है, ब्लोसम सोवर। उसके बाद कॉफ़ी सोवर भी कर्नाटका में बोला जाता है, कॉफ़ी सोवर। अब देखो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो यहाँ बारिश होता है उसको मावट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मावट। ये याद रखना, एनसीईआरटी का फैक्ट है, एनसीईआरटी से पूछ रहा है क्वेश्चन, तो आएगा ही आएगा। अब ये तो हो गया। उसके बाद लू बोलते हैं कहाँ पे? ये तो बिहार में, नॉर्थ वाला रीजन में। यहाँ देखो वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं, तो इसमें बोलते हैं काल बैसाखी और नॉर्वेस्टर बोलते हैं, नॉर्वेस्टर। और यहाँ आसाम में क्या बोलते हैं? बारदोली चीरा। तो इतना आप याद रखना, इतना प्री मानसून ये सब है। बाकी इससे रिवाइज कर लिया मैंने मानसून वाला। बाकी वेस्टर्न ईस्टर्न साउथ वेस्ट मानसून से सबसे ज़्यादा होता है, बाकी रिट्रीटिंग मानसून से चेन्नई कोस्ट पे बाढ़ आता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। और मौसम डाम में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, इसलिए कि यहाँ पर ये है। बाकी राजस्थान वाला में अरावली रेंज में यहाँ से जो जाती है नॉर्थ वेस्ट वाला, वो पैरेलल चल जाती है, तो बारिश वहाँ पे कम होती है। तो जहाँ रुकेगी वहीं पे बारिश ओरोग्राफिक रेनफॉल होगा और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनेगा। तो इतना आप याद रखना ज्योग्राफी से। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इसेंशियल फॉर प्रीरिक्विजिट फॉर द जनरेशन ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन ओवर ओशनिक सरफेस? तो 27 से ज़्यादा टेम्परेचर सी सरफेस होना चाहिए। ठीक है। एब्सेंस ऑफ कोरल, ये एब्सेंस क्या है? प्रेजेंस रहेगा तब तो ये घुमाएगा उसको, तब वो साइक्लोन होगा। तो एब्सेंस नहीं, प्रेजेंस होना चाहिए। ठीक है। तो 2 गलत हो गया, 2 गलत आप करो, 2 को गलत करो, 2 ऑप्शन पे ऐसे 50-50 पहुँच गए। ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं कि स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड। तो हाँ, ये तो वर्टिकल में सीयरिंग नहीं होना चाहिए ना, ये ऊपर जो जाता है धीरे धीरे, तो वो सही है, इसका कंडीशन है। तो आंसर इसका बी हो गया। ठीक है। साइक्लोन का ये क्वेश्चन था। अब बताना क्या साइक्लोन में आई होता है? तो 2 होता है, एक ट्रॉपिकल होता है, एक टेम्परेट होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन किसका नेमिंग होता है, किसका नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है? तो ये आप ज़रूर कमेंट करना, इससे आपका भी बढ़ेगा नॉलेज, और खुद से गूगल करोगे तो याद भी रहेगा। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें टाइफून, ये तो आपका टाइफून तो जापान की तरफ जो होता है वही वाला है, तो नॉर्थ वेस्ट पेसिफिक क्वेश्चन में होगा ना, चाइना वाला। हेरिकेन, ये देखो विली तो ऑस्ट्रेलिया का है, साइक्लोन इंडियन ओशन का है, हेरिकेन कैरेबियन आइलैंड का है। तो ये आपका मैचिंग हो गया, मैचिंग कर लो, इसका आंसर बी हो गया। ठीक है। 56 नंबर देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस विच ब्रिंग वाइटल विंटर रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट इन इंडिया, हैवी स्नोफॉल इन द वेस्टर्न हिमालय स्ट्रक्चरली ट्रॉपिकल डिप्रेशन इन द, ये वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन मेडिटेरियन सी से ओरिजिनेट होता है ना, यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाला। ठीक है ना, आंसर सी हो गया। बीपीएससी का मेंस में फेवरेट टॉपिक है मानसून वाला। ठीक है। 57 वाला देख लेते हैं कि देखो, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट अकरिंग ड्यूरिंग द 1940 में। अकरेंस ऑफ द डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ द मुस्लिम लीग, ये कब हुआ था? 16 अगस्त को हुआ था ना, 16 अगस्त 1946 को हुआ था। अराइवल ऑफ द कैबिनेट मिशन, ये तो 1946 में आया था ना। प्रपोजल ऑफ द सीआर फार्मूला, वो 1944 में आया था। तो देखो, तो इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो 3 ही होगा ना, तो 3 ही होगा, तो ये गलत हो गया। अब इसमें देखो कि डायरेक्ट एक्शन पहले हुआ था, कैबिनेट वाला हुआ था, तो पहले कैबिनेट मिशन आया था, उसके बाद डायरेक्ट मुस्लिम लीग ने इनको अपोज किया था कि कैबिनेट मिशन बोला था कि 2 स्टेट नहीं होगा, तो पहले ये कैबिनेट मिशन होगा, फिर डायरेक्ट एक्शन डे होगा। तो 3, 2, 1 आंसर सी हो गया। देखो 8 अगस्त को बोला जाता है 1942 को, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? तो क्विट इंडिया रिवॉल्यूशन एडॉप्टेड बाय, ये तो सही था, बाकी गलत है। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर देखो, ये क्वेश्चन देखो, रिफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न इंडिया, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल डिफेंस काउंसिल, नेशनल डिफेंस मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये 1941 में वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम में जो है ना, वो ब्रिटिश ने ये नेशनल डिफेंस काउंसिल इस्टेब्लिश किया था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये पार्टिसिपेट करे इंडियन लोग।
तो ये आपका जो है ना, ये अगस्त ऑफर के टाइम में वो हुआ था। ठीक है, आंसर बी है। ये थोड़ा मतलब टफ क्वेश्चन था। आफ्टर द प्रोविंशियल इलेक्शन 1946 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस डिड कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट। तो देखो इसमें जो है ना, कांग्रेस 57 सीट पे जीता था 102 में, और बंगाल और सिंध में जो है ये मुस्लिम लीग ने बनाया था, तो ये तो नहीं होगा। बाकी तो यही एक आंसर होगा, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। कौन कौन जहाँ कांग्रेस था, तो कांग्रेस जो है था आपका मद्रास में था, बॉम्बे में था, उसके बाद बिहार में था, उड़ीसा में था, यूपी में था, सेंट्रल प्रोविंस में था, बेरार में था, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में था। तो ये था। बाकी पंजाब में जो है तीनों मिलके अकाली यूनियनिस्ट कांग्रेस का कोalition गवर्नमेंट था। तो आंसर इसका ये है। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग पर्सनालिटी। नेशनल डिफेंस कमेटी रेड फोर्ट डिफेंस कमेटी का मतलब उस समय इंडियन नेशनल आर्मी डिफेंस कमेटी ड्यूरिंग द रेड फोर्ट ट्रायल अगेंस्ट मतलब कौन से डिफेंस कमेटी में कौन कौन से थे वकील। तो देखो इसमें तेज बहादुर सप्रू भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, बाकी भुल्ला भाई देसाई भी थे, और एक थे, कौन थे वो, अरुणा असफ अली थे। कौन थे? अरुणा असफ अली। ये डिफेंस लॉयर भगत सिंह के भी थे। ठीक है, उसे याद रखना। और एक और था कैलाशनाथ कटजू भी थे इसमें डिफेंस लॉयर कटजू। ये याद रखेंगे। इसमें किन किन पे ट्रायल किया गया था INA ट्रायल में। ये तो था शाहनवाज हुसैन मुस्लिम एक था, प्रेम कुमार सहगल, और मतलब इसमें तीनों कम्युनिटी था, हिंदू, सिख एंड ये कौन था, हिंदू, सिख एंड बुद्धिस्ट नहीं था, दूसरा कोई था, देख लेना। गुरुबख्श सिंह ढिल्लो ये सिख था, और शाहनवाज हुसैन मुस्लिम था, और ये सिख था, और प्रेम कुमार सहगल ये देख लो हिंदू था। हाँ, तो हिंदू, मुस्लिम एंड सिख ये तीनों कम्युनिटी के इसमें थे। प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज हुसैन मुस्लिम, और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, उसको 1940 में INA ट्रायल में फांसी की सज़ा देने के लिए किया गया था। तो ये है। और INA को ही बोला जाता है लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश। कॉफिन जिसमें मतलब क्रिश्चियन लोगों को नहीं दफनाया जाता है, तो उसी में पहला मतलब कांटे वो मारते हैं, तो वही INA ट्रायल वाला था, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला जो 1945 वाला था। तो यही था। वैसे आप कुछ डिफेंस लॉयर का हम नाम बोल देते हैं आप लोग, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ज़्यादा लिखूँगा तो वो नहीं हो पाएगा। तो तिलक जी पे सेडिशन का केस हुआ था। तिलक पे सेडिशन का केस हुआ था। उसके लॉयर कौन थे? तो उसके लॉयर थे मोहम्मद अली जिन्ना। उसके बाद काकोरी रेंट रॉबरी जो हुआ था, उसमें गोविंद बल्लभ पंत थे, और प्लस RM भंडार जी, बहादुर जी, काकोरी ट्रेन रॉबरी में। इसके बाद लाहौर कॉन्स्पिरेसी देख लिए, असफ अली थे। और अलीपुर जो केस हुआ था, अलीपुर, उसमें CR दास थे, किसके? औरोबिंदो के। बाकी जो खुदीराम बोस थे उसके कौन थे? तो कैलाशनाथ बसु थे, उसको याद रख लेंगे। ठीक है। और जलियांवाला बाग में कौन थे? तो शंकरन नायर थे। खुदीराम बोस वाला हम देख लिए, कैलाश बसु थे, उपेंद्र नाथ थे, और तेज बहादुर सप्रू बेगर ये थे। चौरी चौरा में देखेंगे, चौरी चौरा में जो था आपका मदन मोहन मालवीय थे, और कृष्णकांत थे, ठीक है। मेरठ कॉन्स्पिरेसी में ये थे KN कटजू थे, और प्लस फ्रैंक एंथनी थे। तो ये आपका थोड़ा सा मैं केस रिलेटेड जो भी डिफेंस थे वो उसका नाम बता दिया, आप लोग लिख लेना, उसको याद कर लेना। आजकल क्वेश्चन इससे बन रहे हैं। अब देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। रेड क्लिफ कमीशन सोल्व ये था बाउंड्री के लिए था, तो आंसर 62 का C हो गया। और ये इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, इंडिया को 3 पार्ट में। कौन कौन सा था? एक था वेस्ट पाकिस्तान, एक था ईस्ट पाकिस्तान,
एक था इंडिया। ठीक है, तो ये याद रखना, ये 17 अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक, इतना था। अब देखो इसमें महात्मा गांधी के सत्याग्रह के बारे में है कि इट वाज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द कैंपेन अगेंस्ट द रेशियलिज्म इन द साउथ अफ्रीका गांधी जी फर्स्ट अप्लाइड सत्याग्रह। ये तो सही है। टू वाइटल इंग्रेडिएंट ऑफ द सत्याग्रह वार द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, सत्याग्रह रियलाइज इविल बाय द इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग फ्रॉम हिमसेल्फ नोट बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन द अपोनेंट। तो ये भी सही है। इंडिया सत्याग्रह फर्स्ट ट्राइड बाय द गांधी जी इन चंपारण। ये भी सही है। तो इसमें चारों स्टेटमेंट सही है। चंपारण का आत्मा किसको बोला जाता है, आप लोग कमेंट करना। चंपारण सत्याग्रह का सोल किसको गांधी जी ने बोला था। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लाहौर सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1929, ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा हुआ था और लाहौर सेशन में, और पूर्ण स्वराज यहीं पे वो किया गया था। तो रेजोल्यूशन ऑफ द पूर्ण स्वराज कंप्लीट और अनएनिमसली जो है एडॉप्टेड बाय दिस सेशन। ये तो सही है। उसके बाद ए रेजोल्यूशन ऑफ दिस सेशन वाज अनएनिमसली एडॉप्टेड रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी। तो ये टू नेशन थ्योरी ये तो पूर्ण स्वराज से था। ये मतलब रिजेक्टिंग, ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस को रिजेक्ट ये कर रहे थे। तो रिजेक्टिंग वाला जो था लाहौर का मुस्लिम लीग सेशन था, उसमें वो किया था टू नेशन थ्योरी वाला। तो ये गलत है, ये 2 गलत है, ओनली 1 सही है। तो 64 का ये हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। देखो ये हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द लॉर्ड विलिंगटन। ये दोनों में था, 2 और 3 जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था दोनों में। फर्स्ट वाला में कौन था, फर्स्ट वाला में इरविन था। ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये ठीक है। और द सक्सेस ऑफ द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेनिंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिजल्टेड इन द सस्पेंशन ऑफ द। ये तो गलत है ना, उसका ये तो अटेनिंग ये थोड़ी था कि ऑब्जेक्टिव उसका वो था, वो गलत है। तो आंसर आपका क्या हो गया, 1 और 2। 66 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफरेंस टू द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आर करेक्ट। गोकुलदास तेजी तब बम्बई में हुआ था, ये तो सही है। इसमें 9 रेजोल्यूशन पास हुआ था। ठीक है। लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसराय ऑफ द इंडिया एट द टाइम। ये तो भी सही है। लॉर्ड डफरिन ने बोला था, क्या बोला था कांग्रेस को, माइक्रोस्कोपिक ये माइनॉरिटी बोला था। किसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस को। उसके बाद सेशन ऑफ उमेश चंद्र बनर्जी भी ठीक था। सेशन रेजोल्यूशन फॉरेन पॉलिसी वाज एडॉप्टेड एंड विच कंडेम द एनेक्सेशन ऑफ अपर बर्मा। ये भी सही था। एक 9 रेजोल्यूशन था, उसमें से एक ये भी था। अब हम देखते हैं कांग्रेस का कुछ फैक्ट। उसमें क्या था, बेगिंग इंस्टीट्यूट किसने बोला था, तो ये बोला था औरोबिंदो ने। 3 द तमाशा किसने बोला था कांग्रेस को, तो अश्विनी कुमार दत्त ने। मेढक की तरह टर टर करते हैं, ये किसने बोला था, तिलक ने। सेफ्टी वाल थ्योरी के कौन सपोर्टर थे, कौन इसमें बिलीव करते थे, तो लाला लाजपत राय। अब वही लाइटनिंग कंडक्टर में GK गोखले। इतना आप कांग्रेस से याद रखना। बाकी और स्टेटमेंट वगैरह है तो वो सब ये देख लेना। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया, इसका तो C हो गया ना, सब सही। अब हम देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। स्वराज्य सभा कि मतलब बोल रहा है कि चेंज द नेम इनटू द स्वराज सभा 1920। ये तो ऑल इंडिया होम रूल लीग था। गांधी जी ने 1920 में जो ऑल इंडिया होम रूल लीग थे उसको मिला करके स्वराज सभा का नेम दे दिया था। तो याद रखना, इसमें कौन कौन थे, तिलक थे, तिलक ही पहले शुरू किए थे। इसमें मुंबई नहीं था, ये याद रखना। और बी पिस्ता जो थे इसके सेक्रेटरी थे, और एनी बेसेंट भी थे। ये अप्रैल में किए थे, ये सितंबर में शुरू किए थे। ठीक है, 1916। उसके बाद विथ रिस्पेक्ट टू द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोमागातु मारू इंसिडेंट। ये तो गुरदीत सिंह जो है ये शिप को हायर किए थे, जो कि हांगकांग से जापानी शिप था। हांगकांग से वैंकूवर के लिए जाना था उसको। 376 पैसेंजर थे इसमें, जब 20 किल किया गया था। जो बजबज एयरपोर्ट, बजबज जगह जो
कोलकाता का था। वहाँ पे रिटर्न गया था तो शक हो गया तो पुलिस को उस पर गोली चला दिया गया था बाहर निकालने के लिए, और फॉर्म किया गया था। तो बोल रहा है कि गदर पार्टी हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को 1913 में हुआ, इस्टेब्लिश हुआ था। ये कब हुआ था? कोमागातू 1914 में। तो ये तो गलत है ना कि फॉर्म हुआ था इतना में रिएक्शन टू द इंसिडेंट, तो बाद में होना चाहिए ना, तो गलत हो गया। वन गलत हो गया, तो ये भी हो गया, ये भी गलत। ठीक है, अब इसमें ये है नेदर वन, एक तो सही है ना ये। आप देखते हैं शोर कमिटी रिलेटेड टू दिस, ये तो सही है, तो दो ही वनली सही है, बाकी गलत है। यहाँ पूछ भी क्या रहा है, करेक्ट ही पूछ रहा है। ठीक है, इसमें कोमागातू मारू इंसिडेंट में जो शोर कमेटी बना था, लेड बाय साउथ एशियन एक्टिविस्ट एक थे, हुसैन रहीम, सोहन लाल और बलवंत सिंह, ये थे जो हायर किए थे एक एडवोकेट को। एडवोकेट का क्या नाम था? तो एडवोकेट का ये नाम याद रखना, अभी बहुत सारे एडवोकेट देखे भी हैं। एडवर्ड बर्ड थे जो इसको लीड कर लिए थे, लॉयर थे, तो ये इतना याद रखना। और गुरदीप सिंह ने सीप को हायर किया था, ये भी एडीओ में भी पूछ लिया था। ठीक है, 68 हो गया। 69 देखते हैं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, वाई वाज 16 अक्टूबर 1905 ऑब्जर्व्ड एज द डे ऑफ मॉर्निंग ऑल ओवर बंगाल। तो ये इसे 16 अक्टूबर को इम्प्लीमेंट हुआ था पार्टीशन और कम इनटू इफेक्ट, और 19 जुलाई को अनाउंस हुआ था। और उससे रिलेटेड अरुण धले कमीशन था जो कि बंगाल पार्टीशन को 1911 में कैंसिल कर दिया था। हार्डिंग थे इस समय, हार्डिंग टू था। और 7 अगस्त 1905 को ये वहाँ पर टाउन हॉल कोलकाता में इसके लिए रेजोल्यूशन स्वदेशी के लिए प्रमोट करने के लिए वो किया गया था, इसीलिए हैंडलूम डे 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, इतना चीज़ आप याद रखना। और लॉर्ड कर्जन थे उस समय, ठीक है ना। एक कार्लाइल सर्कुलर था, कार्लाइल सर्कुलर, आप बताएंगे कार्लाइल सर्कुलर क्या था? ठीक है, बंगाल में हुआ था। उसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द रॉयल चार्टर ग्रांटेड बाय द क्वीन एलिजाबेथ वन इन डू नॉट conferred upon the English East India Company to authority to raise private army। सही बात है, केवल ट्रेडिंग के लिए वो दिए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश ए ट्रेडिंग कंपनी, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो सही है ये। ठीक है, आप देखते हैं द वर्क सैयर उल मुखातरीन मुताखेरीन, सैयर उल मुताखेरीन जो है डिस्क्राइब द बैटल ऑफ प्लासी रिटेन बाय, तो ये पता नहीं था। इसका आंसर गुलाम हुसैन है। ठीक है, इसको खान तबा खान में मतलब पर्शियन था, ये पर्शियन था। ये कोट सिराजुद्दौला ये प्लासी वाला जो इंसिडेंट हुआ था ना, जिसमें ब्लैक होल ट्रेजिडी था, 147 को ये कर दिया गया था, तो पर्शियन कोर्ट सिराजुद्दौला के कोर्ट में थे गुलाम हुसैन, उन्होंने ही ये लिखा था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये बुद्धिज़्म गेन रेपिड पॉपुलैरिटी अमंग द कॉमन पीपल इन द एंशिएंट इंडिया। ठीक है, बुद्धिस्ट टीचिंग प्रीच्ड इन द पाली लैंग्वेज इंस्टीड ऑफ संस्कृत, तो ये भी सही, वहाँ का लोकल लैंग्वेज में था, इसीलिए लोग ज़्यादा लोग इसको अडाप्ट करके अच्छा से समझ सकते थे, तो वो था। तो आंसर उसका ए ही हो गया, करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट फ्लोरिस्ट मेनली ड्यूरिंग द पैट्रोनेज ऑफ व्हिच डायनेस्टी, तो सातवाहना था ना, सातवाहना था। कुशाना के टाइम में मथुरा था, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, तो ये याद रखना। ठीक, 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखो, एक ही अश्वमेघ यज्ञ जो था वो घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, जहाँ तक उसका कंट्रोल जो होता रोक लेता था राजा, उससे उसको युद्ध करना पड़ता, तो वहाँ तक उसका टेरिटरी हो जाता था। द रिचुअल एसोसिएटेड विद रूलर प्रेस्टीज एंड पावर, तो ये आपका अश्वमेध यज्ञ था। उसके बाद राजसूय यज्ञ द कोरोनेशन एंड रॉयल अथॉरिटी, द राजसूय वाला था, तो ये आपका रहता है। रिचुअल और लेजिटिमेट स्ट्रेंथ दिखाने के लिए अथॉरिटी ऑफ द किंग, वही राजसूय था, तो ये तो गलत हो गया, ये भी तब गलत हो गया। वाजपेयी क्या था? तो रॉयल प्रेस्टीज के लिए, स्टेटस के लिए था, तो ये है। तो इसमें केवल एक ही दो वाला सही है, बाकी दोनों गलत है, तो ओनली वन आंसर हो जाएगा। सतवाहना के बारे में देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दक्कन रीजन। ठीक है, इशूड लार्ज नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शन इन प्रकृति, ये भी सही है। और इन्होंने ही पहली बार मतलब ब्राह्मण को लैंड ग्रांट देना शुरू किए थे, और लेड कॉइन जो है इशू किए थे इन्होंने ही, सातवाहना एगो। उसके बाद सातवाहना रूलर स्ट्रांगली अपोज द ट्रेड विथ रोमन एम्पायर, तो ये अपोज नहीं किए थे, सबसे ज़्यादा ट्रेड ही किए थे, तो ये 3 गलत है, 3 गलत करो, ये आंसर आ जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रेडिटेड विथ
कन्वेनिंग ऑफ द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किन्होंने करवाया था? तो ये कनिष्क था ना, कुंडलमल, सॉरी कनिष्क, ठीक है, कनिष्क है। इसमें हम देखते हैं कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 483 AD में हुआ था। ये कहाँ? राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगृह में। कौन करवाए थे? अजातशत्रु। सेकेंड वाला कब हुआ था? 383 में। कहाँ हुआ था सेकेंड वाला? अच्छा, इसमें फर्स्ट वाला में क्या क्या मतलब हुआ था? एक सुत्त पिटक और विनय पिटक कंपाइल किया गया था, ठीक है। और सेकेंड वाला देखते हैं, तो सेकेंड वाला कहाँ था? वैशाली में। वैशाली में कौन करवाए थे? काला अशोक, ठीक है। इसी में अस्थावीर और महासंगिका ये डिवाइड हुए थे। और अभिधम्म पिटक भी कंपाइल किया था। थर्ड सेशन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 250। इसमें अशोका ने पाटलिपुत्रा में करवाया था। और फोर्थ वाला कुंडनमल कस्बीर ये कनिष्क ने करवाया था, ठीक है। इसी में हीनयान और महायान वो दोनों बट गए थे। तो हीनयान महायान में क्या डिफरेंस है एक बार देख लेना, नहीं हो तो आप कमेंट करना, बना देंगे वीडियो। जहांगीर इज़ द रिमेंबर फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चेन ऑफ जस्टिस, तो ये सही है। जहांगीर वांटेड टू सब्जेक्ट टू अप्रोच द एम्पर डायरेक्टली टू द जस्टिस, ये भी सही, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। इससे उसको करप्शन हो रहा है बाहरी, वो भी पता चलता था, तो इसके लिए उन्होंने ये करवाया था। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द औरंगजेब इज इनकरेक्ट पूछा है। तो इनकरेक्ट, ही एनकरेज सूहे कुल स्टेट पॉलिसी, ये अकबर का था ना, यही गलत हो गया, सुले कुल, तो यही आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वार ऑफ सक्सेशन आफ्टर द शाहजहाँ इन्वॉल्व व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसेस, ये तो दारा सिको था, मुराद था, शुजा था और औरंगजेब था, यही इसका सही आंसर है। इसमें याद रखना, एक बैटल ऑफ बहादुरपुर, धर्मात, समूहगढ़ और खजुआ, उसके बाद देवराय हुआ था। इसमें खजुआ किसके बीच हुआ था? शाहजहाँ औरंगजेब के बीच। और दारा सिको के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ देख लो। सिर अकबर ये लिखते थे, इनके मतलब इनके वर्क का नेम है सिर अकबर। उसके बाद मजमा उल बहरेन, उसको बोलते हैं इंटरमिक्सिंग ऑफ द टू ओशियन। और पर्शियन में ट्रांसलेशन किया था किसका? ये तो किया गया था योगा वशिष्ठ का और भगवत गीता का, ठीक है। तो इतना याद रखना। बाकी धर्मात का युद्ध हुआ था और समूहगढ़ का युद्ध हुआ था, और इसको दिल्ली में ही हुमायूं टॉम में ही दफनाया गया था, तो इतना याद रखना, ठीक है। उसके बाद थॉमस रो तो जहांगीर के दरबार में आए थे। ये देखो डोमिंगो पियाज तो कृष्णदेव राय के, इससे देखो हो रहा है कि नहीं। 1 का 3 एक ही से हो जा रहा है, आंसर आपका हो गया। बाकी अब्दुल रज़ाक तो इसी के टाइम में था, और मोनोकी जो था ये औरंगजेब के टाइम में, तो ये मोनोकी, ठीक है। ये जेम्स वन जहांगीर के दर में जो आया था, जेम्स वन से थॉमस रो, इसी के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे। अब देखो रोड मजमा उल बहरेन, अभी हमने देखा था दारा सिकोह का था। मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? इज द फी दैट बैंक चार्ज मर्चेंट से चार्ज करता है फॉर प्रोसेसिंग पेमेंट इन रियल टाइम, तो ये सही है। और ये प्रेजेंटली नो मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज लिवाइड ऑन द भीम UPI ट्रांजेक्शन, ये भी सही है। दोनों इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मतलब दोनों सही ही है। ये रुपे कार्ड और डेबिट कार्ड पे जो है अभी नो डिस्काउंट रेट जो है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट 0 है, ये याद रखना। इसमें देखते हैं चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ द लोकपाल ऑफ द इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो चेयरमैन लोकपाल का कौन, अभी लोकपाल कौन है वो भी कमेंट में करना, ठीक है। और प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देखो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद जो होता है राज्यसभा का कोई रोल नहीं, यूनियन मिनिस्टर का कोई रोल नहीं है, लोकसभा स्पीकर का रोल है। उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन का भी रोल है, तो 2-3 को छोड़ के सब है। हाउ मेनी देव रिकमेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ द लोकपाल, तो ओनली 3 है इसमें आंसर, ठीक है। ये हो गया था चेयरमैन प्लस 8 मेंबर होते हैं, चेयरमैन प्लस 8 मेंबर होते हैं, ठीक है। और
इसमें एक इमिनेंट जूरिस्ट भी, मतलब इमिनेंट जूरिस्ट है उसको भी ले लिया जाता है, बाकी एक CGI भी होते हैं इसमें, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल बैंक फंक्शन एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट यूजुअली रेफर टू, ये UPSC का क्वेश्चन है। ये प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक हैविंग टेम्परेरी क्राइसिस, केवल बैंक के लिए ये बोला जाता है और किसी के लिए नहीं, ठीक है। तो ये याद रखना, UPSC क्वेश्चन है, आंसर इसका ओनली 2 आंसर। तो फिर देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूस कैश रिजर्व रेशियो CRR बाय 100 बेसिस पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकली टू हैपन। CRR जो है हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो ज़्यादा बैंक को पैसा रहेगा बाहर देने के लिए। तो देखते हैं कि गवर्नमेंट बोराइंग फ्रॉम द कमर्शियल बैंक विल ड्रास्टिकली रिड्यूस, तो ज़्यादा लोन देगा ना, तो रिड्यूस कहाँ, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू द कंट्री, ब्रिंग मोर ले छुड़ा के ले जाएगा, तो गलत है ये कह। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर इंटरेस्ट रेट, आप देखो ज़्यादा लोन देगा, सस्ता हो जाएगा, CRR कम हो गया, तो इंटरेस्ट लेंडिंग रेट जो है शेड्यूल कमर्शियल बैंक भी मतलब कम कर सकता है, इसलिए कि CRR कम हो गया, तो यही एक आंसर है। इन्फ्लेशन, रिड्यूस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसे रिड्यूस करेगा, इंक्रीज ही करेगा, इसलिए कि हम ज़्यादा लोग बैंक से पैसा लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, तो ये सब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ये रिड्यूस नहीं होगा, गलत हो गया। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडका उपनिषद से, ये याद रखेंगे। और बृहदारण्य का ऑप्शन सबसे लार्जेस्ट है और लॉन्गेस्ट भी है, ठीक है। और इसी में अहम ब्रह्मास्मि लिखा गया है। और अस्तोमा सद्गमय इसी में लिखा गया, ओल्डेस्ट है और लॉन्गेस्ट भी है। वासुदेव कुटुंबकम जो G20 का मोटो था, कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो ये महाउपनिषद से, तो ये याद रखना। उसके बाद मिशन 300 क्या था, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा बनाया गया था। ये था प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एसेस टू 300 मिलियन पीपल इन द सब सहारा अफ्रीकन रीजन, तो अफ्रीकन रीजन में उस तरह का कुछ होता भी रहता है, तो वर्ल्ड बैंक का था ये, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का था, तो ये याद रखना। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कब तक करना था, ये 2030 तक करना था। एक उबंटू का कंसेप्ट है, उबंटू, ये अभी G20 हुआ था ना, उसी में अफ्रीका में जोहानसबर्ग में। उबंटू का मतलब होता है कि आई एम बिकॉज यू आर, तो ये भी एक तरह का वासुदेव कुटुंबकम का ही एक फिलॉसफी है। तो उबंटू याद रखना, अफ्रीका का वो कंसेप्ट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सबसे रिलेटेड, ठीक। उसके बाद देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन कि लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फिनेंसिंग द फिजिकल डेफिसिट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पर द रिवाइज एस्टीमेट, तो ये तो मार्केट बोराइंग होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये याद रखेंगे। सेलिंग एंड बोराइंग तो पता ही होगा, इकोनॉमी का बेसिक कंसेप्ट है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स कौन निकालता है, तो नीति आयोग करता है, ठीक है। इसमें टॉप कौन किया है, उड़ीसा, ये 5 कैटेगरी में होता है। उड़ीसा है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद गोवा है, झारखंड समथिंग है, ठीक है। उड़ीसा फर्स्ट है, याद रखेंगे। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 16th फिनांस कमीशन के बारे में लिखा है कि 41% इंडिविजुअल पूल का यूनियन टैक्स है, ये तो ठीक है। उसके बाद ये देखो कि इट रिकमेंडेड एनी स्टेट स्पेशल, नॉट रिकमेंडेड, तो गलत है ना, रिकमेंड करता है, तो आंसर इसका ओनली 1 हो जाएगा। ये अभी रिसेंटली में रेवेन्यू स्पेसिफिक ग्रांट को हटा दिया है, ठीक है, तो ये यहाँ पर हो सकता है। ये आर्टिकल कितना है, 279 है। वैसे फिनांस कमीशन कितना है, 280 है, और तो देख ही लिया था। इसमें देखो, इसमें दिया हुआ सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, इसमें क्या गलत है क्या सही है, तो देखो, इन केस ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर 100% ऑफ द कॉस्ट, while केस ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज शेयर्ड इन रेशियो। देखो, स्पॉन्सर्ड में तो दोनों का होता है, सेक्टर में क्या होता है, वो 100% गवर्नमेंट बियर करता है, तो ये सही है। एज पर द यूनियन बजट इतना 26-27, ऑल सेंट्रल सेक्टर स्कीम इतना फर्स्ट, यहाँ देखो ऑल लिख दिया है, तो वैसे भी वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है। फर्स्ट टाइम आई हैव सनसेट डेट, ये वो लंदन, तो ये गलत हो गया, तो ये 16th का वैसे था, ये 16th फिनांस कमीशन में था, तो आंसर इसका 2 गलत हो गया, आंसर ओनली 1 करेक्ट।
92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन जो है ये 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, तो ये भी सही है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत, ये भी सही है। और इसमें क्या है कि इट इज़ मैंडेटेड टू आइडेंटिफाई सेंट्रल सेक्टर इंटरप्राइज फॉर स्ट्रेटेजिक इन्वेंट, ये नीति आयोग का था, तो ये गलत है। बाकी 3 को हटाओ तो 1 2 आंसर हो गया। 93 का देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर लीव्स हिज जॉब इन ए नोएडा टू सर्च हायर जॉब। जब भी हायर जॉब मतलब सोचने का, इस तरह का जो फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट होता है तो वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये आंसर होएगा। डिसगाइज्ड एग्रीकल्चर में होता है जहाँ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कुछ बढ़ती ही नहीं आदमी के बढ़ने से। सीजनल तो हो गया, सीजन के जैसे गर्मी में ठंडी में तो ऊनी कपड़ा ये सब वगैरह जो होता है। और बाकी साइक्लिकल जो होता है तो इकोनॉमी बूम होगा तो ज़्यादा जॉब, और रिसेशन आएगा तो कम जॉब, तो वो थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है। 94 नंबर देखते हैं। इंडिया स्टील सेक्टर कंसिडर द फॉलोइंग। इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील, तो ये तो सही है। इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन आयरन और कुकिंग कोल विच इज़ प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर। देखो कुकिंग कोल में नहीं है, आयरन और में तो है, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में देखो, उड़ीसा में देखो, लेकिन कुकिंग कोल में नहीं, अभी भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो आंसर 2 जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, 1 इज करेक्ट हो गया, तो आंसर इसका सी हो गया। उसके बाद देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। इसमें प्रेजेंटली विच ऑफ द डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इन इंडिया, कौन सा है? तो ये अभी है विजिंगम पोर्ट, यहीं पर अभी लेबेरिया का एक शिप था, वो कौन सा शिप था उसका नाम बताएंगे, शिप का नेम क्या था। और यहीं पर डूब गया था, तो INS सुजाता जो उसको रेस्क्यू के लिए लगाया गया था, INS सुजाता। ठीक है, ये केरला में है विजिंगम पोर्ट, तो आंसर इसका केवल 3 हो जाएगा, आंसर ये। उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेसल 3 नॉर्म किसके लिए था? तो ये बैंकिंग सिस्टम के लिए, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम के लिए, जो रेसिलियंस बढ़ाने के लिए होता है, तो आंसर इसका बी हो गया 96 का। ठीक है। 97 का देखते हैं कि देखो दी वार बिटवीन द, ये देखो थोड़ा टफ क्वेश्चन था कि वार बिटवीन द शाक्य एंड कोलियाज halted the mediation of the Gautam Buddha. This conflict was over the shared water of the which of the flowing river, तो ये रोहिणी रिवर था। वैसे भी इसमें अननोन वही एक रिवर दिख रहा है, बाकी वो था तो वैसे भी मार सकते थे यदि वो लगाना ही रहता तो। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। which of the following treaty describe the rise of the पुष्यमित्रा शुंगा siege power of the assassinated बृहदर्थ मौर्य ड्यूरिंग द, बृहदर्थ जो है लास्ट मौर्यन रूलर था, उसी को डिफीट किया था। तो ये किस में लिखा हुआ था? तो हर्षचरित में। हर्षचरित किसका था? बाणभट्ट का था, हर्षचरित तो बाणभट्ट का था। और ठीक है, और शास्त्र जो है ये इकोनॉमिकल पॉलिटिकल के लिए था। ये महाभाष्य था, ग्रामर था, अष्टाध्यायी पर कमेंट्री लिखा गया था। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये विशाखदत्त द्वारा लिखा गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये सत्ता जो अपनाया था उसके बारे में लिखा गया, तो आंसर इसका डी है। 99 नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट एंड फैमिली फ्यूड ऑफ द उज्जैनिया डायनेस्टी किसका था? ये तो ये बैटल ऑफ चौसा था। ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका कुछ फैक्ट देख लें। बैटल ऑफ चौसा 1539 में हुआ था। ये भी उज्जैनिया राजपूत वीर कुंवर सिंह यही थे, वीर कुंवर सिंह उज्जैनिया राजपूत थे। ये बैटल ऑफ चौसा किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के, हुमायूं और शेरशाह। आप बताएंगे शेर का टाइटल किसने दिया था शेरशाह को, और खान का टाइटल कब मिला था, ये भी आप बताना। उसके बाद बैटल ऑफ सूरजगढ़ी जो था उसमें शेरशाह द्वारा हुआ था। महेशपुर जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी प्लस संथाली के बीच में था, संथाल के सिद्धू कानू वाला। अब बक्सर तो 1764 में हुआ था ना, बक्सर के 1764 में ही हुआ था ना, 22 अक्टूबर को। ये हेक्टर मुंडो के, और इसमें मीर कासिम हो गया, सुजाउद्दौला और शाह आलम II था। ठीक है। तो ये 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट राजेंद्र प्रसाद अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस जेल, तो हजारीबाग जेल थे ये 1930 वाला। और ये राजेंद्र प्रसाद जो है बांकीपुर जेल में कब थे?
तो ये 1942 में थे। और जेपी भी जब भागे थे जेल से दीपावली के रात में, तो हजारीबाग जेल से ही भागे थे। बैकुंठ शुक्ला और उनके साथ एक सहयोगी थे, उन्होंने उनको साथ लेकर के आए थे। ठीक है, उसके बाद ये देखते हैं जब राजेंद्र प्रसाद सीडीएम के टाइम में जब उसको जेल हो जाता है वहीं हजारीबाग जेल में, तो सीडीएम के उसके बाद कौन लीड करते हैं, तो उसके बाद लीड करते हैं दीप नारायण सिंह, भागलपुर के दीप नारायण सिंह थे। ठीक है, तो ये याद रखना, दीप नारायण सिंह भागलपुर से थे वो, तब उन्होंने ये लीड किए थे। और सीडीएम को जब हम नेशनल लेवल पे देखेंगे तो गांधी जी को जब जेल हो गया था तब अब्बास तैयब जी लीड किए थे। उसके बाद वो भी, उनको भी जब जेल अरेस्ट कर लिया गया था तो सरोजिनी नायडू किए थे। तो ये याद रखना, राजेंद्र प्रसाद के बाद दीप नारायण सिंह और अब्बास तैयब जी ये हो गए, और रामधारी सिंह दिनकर नाकस पिंड में वो अपना ये किए थे, साल्ट जो हुआ था, साल्ट टैक्स के मतलब साल्ट बनाए थे वो नाकस पिंड पॉन्ड से। तो ये हो गया। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल हैज़ बीन डिस्कवर्ड एट द पिपराडी एंड चूटिया नौहट्टा ब्लॉक। तो ये तो ग्लूकोनाइट था ना, रोहतास का, ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट का ये 2 ब्लॉक है। तो पिछले साल बहुत न्यूज़ में था। ग्लूकोनाइट ये क्रिटिकल मिनरल है, ये यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में आता है, मेजर और क्रिटिकल मिनरल। ठीक है, टोटल 30 है। और इसमें ही मतलब ग्लूकोनाइट में पोटेशियम पाया जाता है, और ये फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ द पटना हाई कोर्ट इन 1 दिसंबर 1913 को। तो लॉर्ड हार्डिंग किए थे। हार्डिंग रोड भी अभी है, कहाँ पे है ये पटना में है। 3 फरवरी 1916 को पटना हाई कोर्ट इस्टेब्लिश हो गया था। और अभी बेली रोड, चार्ल्स स्टुअर्ट बेली जो है ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इसीलिए बेली रोड इन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। जब बंगाल प्लस उड़ीसा, बिहार प्लस उड़ीसा दोनों साथ थे। ठीक है, ये दिल्ली दरबार जब हुआ था 1911 वाला, तो जॉर्ज 5 आए थे, तो 1911 वाला। और एडवर्ड मेनार्ड चेमियर जो थे ये पहला चीफ जस्टिस थे। अभी चीफ जस्टिस कौन है, 48 नंबर का हो गया है। तो आप कमेंट करना बिहार का कौन चीफ जस्टिस है। और वो सेकंड वुमेन होगी, और फर्स्ट वुमेन कौन थी, और फर्स्ट वुमेन जज कौन थी पटना हाई कोर्ट का। ये तीनों कमेंट करना, आपको याद रहेगा, फ़ायदा भी होगा। ठीक है। 103 नंबर, टर्शियरी रॉक इन बिहार विच कंटेन कैंग्लोमरेट्स एंड सैंडस्टोन एक्सक्लूसिवली फाउंड इन विच रीजन। तो ये सोमेश्वर रेंज था ना, सोमेश्वर रेंज में जो चंपारण वाला डिस्ट्रिक्ट था, ये वाला रेंज में। तो ये का आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद 104 नंबर देखते हैं, विश्व शांति स्तूप लोकेटेड हिल ऑफ द राजगिरी। ये कौन सा था, रत्नागिरी हिल्स था ना, रत्नागिरी हिल्स। तो ये आपका हो गया। इसको रत्नागिरी को पीस पैगोडा भी बोलते हैं। ये 400 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, 105 नंबर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री एट द मधुपुरा हैज़ बीन डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद, फ्रांस था ना, 12,000 मेगा हॉर्स पावर का, 12,000 हॉर्स पावर का जो था आपका, फ्रांस प्लस ये एल्स्ट्रॉम कंपनी जो है डेवलप कर रहा था काम मधेपुरा में, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री। ठीक है, 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो, कांवर लेक बेगूसराय हो गया, गोकुल जलाशय बक्सर हो गया, उदयपुर लेक वेस्ट चंपारण, और ये गोगा भी लेक। फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व जो है बिहार का ही है। अभी लेटेस्ट में कम्युनिटी रिजर्व कहाँ, एक सबसे मतलब बड़ा लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश का है, सरपचू याद रखेंगे, कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का कम्युनिटी रिजर्व। और बिहार में अभी 6 रामसर साइट है। एक तो नागी नकटी है, इसमें ये तो सब है, 4 हो गया, एगो नागी और नकटी 2 जोड़ लो, टोटल 6 हो गए रामसर साइट। अभी 100 वाला क्या हो गया, 100 वाला कौन सा हो गया है, जेपी बर्ड सेंचुरी, उसको सरहा ताल भी बोलते हैं, सुरहा ताल जो 100 वाला हो गया है। यूपी से अभी 13 साइट हो गए हैं। वैसे मैक्सिमम कहाँ से है, 20 है तमिलनाडु से। तो ये रामसर साइट को 1971 में हो गया। और रामसर साइट मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में इंडिया का 2 साइट है, एक है केवलादेव, एक है लोकतक लेक, फ्यूमडीज वहीं लोकतक लेक मणिपुर का है। तो इतना याद रखना है। 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इसमें से डिक्रीज पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा शिवहर का है, उसके बाद पटना का, उसके बाद दरभंगा का, उसके बाद वैशाली का है। तो 1 2 3 4 आंसर इसका सी हो गया।
ठीक है। उसके बाद देखते हैं हिंदू कैलेंडर कमेमोरेट्स ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ द महावीर निर्वाणा। निर्वाणा ये कब हुआ था? ये कार्तिक अमावस्या को होता है, कार्तिक अमावस्या। ठीक है, ये दिवाली के दिन, ये जो है निर्वाणा वो दिवाली के दिन मनाते हैं जैन लोग, दिवाली के दिन। और ये पावापुरी में महावीर कहाँ से थे? पावापुरी 527 BC में उसका डेथ हुआ था। और ये बैटरी भी लो हो गया, 5% हो गया है। जैन न्यू ईयर जो है, जैन न्यू ईयर मतलब वीरा संवत से नरवाना लड्डू भी इसमें बनाते हैं, तो ये याद रखना बस। और बाकी बुद्धा का बैसाख पूर्णिमा था, ज्ञान की प्राप्ति बैसाख बुद्धा वाला। 109 वाला देखते हैं। 109 में देखो कि टू प्रमोट द बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स एंड एडॉप्शन ऑफ द खादी स्वदेशी लीग वाज फॉर्म द चंपारण नहीं था, पटना में किया गया था, ये गलत है सिविल ओबीडियंस मूवमेंट में। और यहाँ देखो मुठिया सिस्टम जो है मेथड ऑफ कलेक्टिंग ग्रेन फ्रॉम द हाउस CDM नहीं था, NCM में था, तो ये दोनों गलत है, आंसर सी हो गया। बाकी जो ये स्वदेशी लीग था ये पटना में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? सर अली इमाम थे, सर अली इमाम थे। और वाइस प्रिंसिपल इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा, तो इतना याद रखना। और ये सिविल डिस 16 अप्रैल 1930 को कहाँ पर हुआ था? बिहार में हुआ था। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इसको लीड किए थे और सब मैन मैप ये तैयार किए थे। महादेव लाल सराफ जो थे वो भागलपुर में लीड कर रहे थे। और चौकीदारी टैक्स जो है वो पीजेंट लोग ये किए थे। छपरा में नंगी हड़ताल भी हुआ था, तो इतना आप याद रखना। उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पंजी सिस्टम में मैथिली किसके द्वारा? ये कामेश्वर ठाकुर थे ना, ये हरिसिंह देव थे कर्नाट वंश के, तो उसी में कर्नाट वंश के थे ये। अब फर्स्ट ऑफिशियल पंजीकार जो थे वो गोनूकर झा थे, उन्होंने ही फर्स्ट ऑफिशियल पंजीकार थे, जो रजिस्ट्रार जिसको बोलते हैं। और एक सिद्धांत सिस्टम था, सिद्धांत सिस्टम क्या था? तो ये था वेरिफिकेशन बिफोर द मैरिज। उसके बाद यहाँ देखो कहलगांव में कोल वेस्ट थर्मल प्लांट, ठीक है। देहरी में स्मॉल, ये भी ठीक है। बरौनी में गैस नहीं था, इसमें भी ये कोल वेस्ट ही है। नवीनीकरण सुपर, ये तो 3 गलत है, बाकी 1 to 4 सही है। 1 to 4 सही है, आंसर भी हो गया। उसके बाद 113 नंबर देखते हैं। इसमें 11 बोल रहा है कि मेगा फूड पार्क बिहार में कितना है और फूड पार्क कितना है? तो 11 टोटल मेगा फूड पार्क है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक है, तो 38 फूड पार्क हो गया, तो आंसर बी इसका हो जाएगा। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट करने के लिए ये बनाया जा रहा है। ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट में 1 फूड पार्क और 11 मेगा फूड पार्क जो है बनाया जाएगा। और उसके बाद देखो यहाँ जस्टिस चंद्रशेखर हु रिसेंटली अपॉइंटेड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ओरिजिनली ये मुजफ्फरपुर से थे, और बिफोर चीफ जस्टिस बनने से पहले ये बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ठीक है, चंपारण वहाँ मुजफ्फरपुर से थे। उसके बाद देखो यहाँ पर कि नेशनल अवार्ड अंडर द अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द रूप सोलर पावर इम्प्लीमेंटेशन बिहार को किसमें मिला है? PM सूर्य घर मुफ्त घर बिजली योजना के तहत मिला है। बिहार का क्या था? सूर्य संकल्प इनिशिएटिव था। ठीक है, इसी के तहत तो ये मिला है इसमें। उसके बाद यहाँ देखो ये मुंगेर का एक बरगद का पेड़ था, बनियन ट्री, तो उसको 1700 ईयर पुराना था, ये ओल्डेस्ट ट्री अभी हो गया है, तो 1700 ईयर का ये मुंगेर का है। और ये यहाँ मुंगेर में ही क्या ITC पार्क में ये था, ITC पार्क में। ठीक है, रेडियो एक्टिव कार्बन C14 डेटिंग से ये इसका एज पता करते हैं, तो आंसर इसका डी हो गया। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रितेश रंजन गोल्ड मेडलिस्ट है इंडिया का 12 माउंट एवरेस्ट इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप बिलोंग टू हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो ये सारण सोनपुर का था ये। ठीक है, याद रखना। और बागमती रिवर जो नेपाल का है, नेपाल से वो आती है, उसी पे पशुपतिनाथ टेम्पल है, तो ये भी याद रखना। काठमांडू में हुआ था चैंपियनशिप, कहाँ पर हुआ था? काठमांडू में, नेपाल में, तो इसीलिए ये वो याद आ गया। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल जो है अभी बेगूसराय में बनने वाला है, उसमें 2335 करोड़ रुपया खर्च होंगे। ठीक है, 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अबाउट द बिहार रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में, कि सेंट्रल शेयर ऑफ टैक्सेस हायर इन ग्रांट इन एड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, तो ये तो ठीक है कि शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस इज हायर दैन ग्रांट इन एड, तो ये ठीक है। और कमर्शियल टैक्स इज लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ स्टेट ऑन टैक्स रेवेन्यू, ये भी ठीक है, 50,000 करोड़ है। और
अभी देखो स्टेट नॉन टैक्स रेवेन्यू एस्टिमेटेड टू बी द मोर देन 15,000, नहीं ये गलत है, इससे कम ही है, मतलब 10,000 करोड़ से कम है, 94,209 इतना करोड़ समथिंग है, ठीक है। तो ये गलत है, 3 गलत हो गया, 3 काटो 1 2 3 सही हो गया। 119 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है इसके लिए 81.74% और ये 18.26% जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट पायलट मोबाइल फ़ोन बेस्ड ई वोटिंग, ये तो बिहार था ना, इसे एक बिहार ऐप्स डेवलप किया था सीडैक द्वारा। व्हेन सीएम नीतीश कुमार लंच महिला रोजगार योजना, ये तो 7 सितंबर 2025 को किए थे और इसमें 1.56 लाख करोड़ को 10,000 रुपया मिल गया था, बाकी 2 लाख रुपया उसके बाद वो मिला जाएगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, वुमेन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेम ऑफ द हाईएस्ट स्वदेशी ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो स्वीडिश का कौन सा था, ये लीजन ऑफ ऑनर था ना, रॉयल पोल स्टार था ना ये शायद, हाँ ये पोल स्टार वाला था, ठीक है, पोल स्टार। और ये तो रोज़गार वाला सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए था और 1 मैन एवरी फैमिली से उसको मिलेगा, बाकी तो ठीक ही है, ठीक है। वो इलेक्शन के ड्यूरिंग में हुआ था, इसी के कारण इलेक्शन जीता भी गया था। लंच ऑफ E85 फ्यूल, तो E85 फ्यूल का इतना परसेंट ऑफ इथेनॉल एंड 14 से 19% तक पेट्रोल होगा, स्पेसिकली जैनपुर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल थे, ये तो सही है, अभी न्यूज़ में भी था बहुत। और रोल आउट ऑफ E85 विल स्केल अप 500 रिटेल आउटलेट बाय दिसंबर, इतना और इतना, ये ठीक है, सब डाटा वहीं से छाप दिया है, दोनों सही है। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंट हिस्टोरिक ब्रेक थ्रू अचीव्ड एट द जोजिला टनल प्रोजेक्ट बैंक कंस्ट्रक्टेड नेशनल हाईवे बिटवीन द 2 लोकेशन, किसके ये था, बालतल और मीना मार्ग के बीच में था ना, हाँ यही था, ऑन NH1 पे ये था। 14 किलोमीटर का है, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है, और 11,578 फीट हाइट पे है ये, ठीक है। एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल रोड टनल है, ठीक है, रोड टनल। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये बेनरा डी मिशन जो है वेनस के लिए था, 2036 में जाएगा, किसका था, ये रसिया का है। बाकी वेनस पर कौन कौन सा मिशन है, एगो डा विंसी है नासा का, USA हो गया, वेरिटास है नासा का, वेरिटास एक बार पूछ लिया था BPSC ने, और वेनस ऑर्बिटर मिशन जो है 2028 में इंडिया का भी है वेनस पे, तो इतना याद रखना, ठीक है। अभी चाइना का एक तियानजेन जो है स्पेस स्टेशन बनाया है, तो ये भी याद रखना। 126 में देखते हैं, प्रोजेक्ट ग्लास विंग जो है किसके लिए था, ये एंथ्रोपिक जो ग्रुप है USA का उसका है, ये था साइबर सिक्योरिटी और डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी के लिए था, स्ट्रेंथनिंग साइबर सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी के लिए था, तो ये भी याद रखना, USA कंपनी है। साइबर सिक्योरिटी के लिए एक टोल फ्री नंबर है, वो 1930 है, तो ये भी याद रखना। उसके बाद देखो, रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल चैंपियन कौन बन गई है, तो मीरा एंड्रेवा बन गई है, किसको हराया है, माजा नाम से है, तो उसको याद रखना, माजा चौलिंस का था। ये एंड्रेवा कहाँ का है, रसिया का है, यंगेस्ट हो गया है रसिया का, और रसिया पहली बार जीता है, 19 साल की हो गई ये, ठीक है। फ्रेंच ओपन को क्या बोला जाता है, रोलेस गैरोस कप, तो ये भी याद रखना, रोलैंड गैरोस कप जो है बोला जाता है, अदर नेम है फ्रेंच ओपन का, तो ये भी कभी कोई पूछ लेता है। इसमें मेल में कौन जीता है, मेल में एलेक्जेंडर जीता है, JDVREV जर्मनी का था, और कोबली को हराया है, तो इतना याद रखना। 128 नंबर है, हु बिकम द फर्स्ट इंडियन आर्मी वुमेन कम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट, तो UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, तो अभिलाषा बैराग था ना। अभी दो आदमी को UN पीस कीपिंग का हाईएस्ट अवार्ड, ये क्या नाम है उनका, 2 अवार्ड मिला है UN पीस कीपिंग में मिलता है, तो उस दोनों का नाम बताना आप कौन कौन थे, ठीक है। डैग हैमरजोल्ड मेडल जो है वो 129 का, फेसबुक का पेरेंट मेटा है, एस्टैब्लिश किया इंडिया फर्स्ट AI डाटा सेंटर किस लोकेशन पे, जामनगर गुजरात में खुला है, तो ये भी याद रखना।
बाकी यहाँ फ्रेंच ओपन हुआ था, तो फ्रेंच ओपन का कुछ कुछ देख लो कि पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच होता है, उसके बाद विंबलडन होता है, उसके बाद यूएस ओपन होता है। ठीक है, ये हार्ड कोर्ट पे होता है और ये हार्ड कोर्ट पे होता है। बाकी ये क्ले पे होता है, ये ग्रास पे होता है। सबसे पुराना विंबलडन ही है, 1877 में हुआ था। उसके बाद हार्ड ये 1881 में हुआ था, 1891 में हुआ था, ये 1905 में। सबसे लेटेस्ट यही ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो इतना याद रखना। और मैक्सिमम ग्रैंड स्लैम कौन जीता है मैक्सिमम, तो नोवाक जोकोविच किए हैं, तो ये याद रखना। ठीक है, उसका 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द नॉर्वे चेस टाइटल ओस्लो डिफीटिंग द जर्मनी विंसेंट केमर। और मैग्नस कार्लसन को भी हराया था फाइनल राउंड में। कौन है ये? आर प्रज्ञानंद है। कौन है? आर प्रज्ञानंद। तो ये याद रखना। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उर्दू पोएट ये जामनगर वाला था ना, ये रिलायंस बनवा रहा है 168 मेगावाट का। ठीक है, और आर प्रज्ञानंद ये ठीक है। बाकी डैग हैमरजोल्ड वाला दो जो नाम बताया हूँ, उसमें एक है आपका हरभजन सिंह है, ये सूडान डीआरसी में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में किए थे हरभजन सिंह। और दूसरा था सुजीत कुमार, ये सूडान में किए थे यूएन मिस, इसका नाम था यूएन पीस कीपिंग का, सूडान में यूएन मिस। ये याद रखना। एक था कौन? हरभजन सिंह, और ये था यूएन मिस। और ब्लू और यूएन पीस कीपिंग को ब्लू हेलमेट या ब्लू बैरेट भी बोला जाता है। और फोर्थ लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएन पीस कीपिंग में कौन? इंडिया। ठीक है, यूएन पीस कीपिंग डे कब मनाया जाता है? तो 29 मई को मनाया जाता है। तो इतना ठीक है। उसके बाद 130 हो ही गया। 131 देखते हैं कि उर्दू पोइट जो था अभी बशीर बदर जो है, अभी भोपाल में इतना साल में उसकी डेथ हो गई है। तो ही वाज अवार्डेड पद्म श्री प्रेसिडेंट के आर नारायणा, राष्ट्रपति भवन 1999 में ही लिटरेरी स्टैंडर्ड। वो ठीक है। साहित्य अकेडमी कार्ड भी उसको, ये दोनों स्टेटमेंट से ही गज़ल वो लिखते थे, उनका बहुत ही गज़ल फेमस सब है। तो ये ठीक है, तो इसका बहुत सही हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कंट्री का 100% इंडियन स्टेट ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कंट्री फर्स्ट 100% पेपरलेस जुडिशरी है, तो सिक्किम हो गया है। ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद मिडिल ईस्टर्न रीजन ऑफिशियली इंटीग्रेटेड इनटू मेजर इंडिया लेड मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म ज्वाइनिंग ISA और कोएलिशन CDRI प्लस एक और ISA हो गया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तीनों को जॉर्डन ज्वाइन किया था, इंडिया लीड कर रहा था तीनों को। ठीक है, तो जॉर्डन ने ज्वाइन किया था। उसके बाद यूट्यूब, टिकटॉक, ये सब को स्ट्रिक्ट बायोमेट्रिक एज वेरिफिकेशन सिस्टम अंडर 15 ने साउथ कोरिया लगा दिया था। साउथ कोरियन, सॉरी, टर्की था ये, टर्की। ठीक है, उसके बाद भाव्या स्कीम पोर्टल था। तो 100 जो है इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए, ये PM मित्रा नहीं था, वो दिल्ली में भाव्या ऐप जो था, भाव्या ऐप का ही फुल फॉर्म वो लिखा हुआ है, कहाँ गया है ये? भारत औद्योगिक विकास योजना, भारत औद्योगिक विकास योजना। PLI में कितना सेक्टर थे? 18 सेक्टर थे। प्रोडक्शन इन लिंक इंटेंसिव इंसेंटिव PLI, तो 18 सेक्टर इसमें थे। और भाव्या स्कीम में कितना? 33,660 करोड़ अलॉट किया गया था। और भाव्या को 100 वर्ल्ड क्लास जो इन्वेस्टमेंट रेडी इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2025 के गाजा पीस समिट जो है अभी इजिप्ट में 13 अक्टूबर को ये किया गया था। और शर्म शेख इजिप्ट में, वो किसमें कौन पार्टिसिपेट किए थे? तो कीर्तिवर्धन सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया से वो किए थे। इसमें को चेयर्ड बाय, ये कौन को चेयर किए थे? डोनाल्ड ट्रंप किए थे। और प्लस अब्दुल फतेह अल सीसी जो है इजिप्ट के प्रेसिडेंट, उन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद देते हैं 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP कहाँ हेल्ड किया गया था? बाकू में किया, बेलम, सॉरी, बाकू टू बेलम था ना, तो बेलम। COP 29 था, ये COP 29 था। और ठीक है, उसके बाद देखते हैं COP 31 कहाँ पे होगा? तो ये टर्की में होगा। उसके बाद 32 वाला कहाँ होगा? अदीस अबाबा में होगा, ये इथोपिया में, ये 27 में होगा। और 33 वाला इंडिया में, 33 वाला इंडिया में, ये याद रखना। 33 वाला इंडिया में कब? 2028 में। और COP 8 इससे पहले जो है इन दिल्ली में हो चुका है, इंडिया में। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्लेज लिया गया था बेलम में, तो उसको याद रखने का। एगो था जस्ट ट्रांजिशन में कि मैंने शिफ्ट फ्रॉम, मतलब फॉजिल फ्यूल से हमको शिफ्ट करना है रिन्यूएबल की तरफ। एडेप्टेशन फाइनेंस बाय 2030 3 गुना कर लेना है।
उसके बाद बेलम पैकेज था कि 29 नेगोशिएशन उसमें किया गया था। उसके बाद ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी जो था वो ब्राज़ील के द्वारा लिया गया था, उसमें USD 125 बिलियन फॉरेस्ट प्रिवेंशन के लिए लाया जाएगा। उसके बाद फोर टाइम्स ये प्लेज लिया गया था कि फ्यूल को सस्टेनेबल यूज 2035 तक हम लोग कर लेंगे, और मॉनिटर कौन करेगा इसको, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इतना था। बाकी SIR जो है वो किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये इलेक्शन कमीशन था, ठीक है। विक्रम 3201 जो है अभी माइक्रो प्रोसेसर था, किसके द्वारा, तो इसरो के द्वारा, VSSC, इसरो का जो VSSC है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उनके द्वारा डेवलप किया गया था। 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 9th कनक्लेव ऑफ द चीफ ऑफ इंडियन नेवल सिम्पोजियम जो है विशाखापत्तनम में इतना को हुआ था, ये रोल नेवल, ये भी ठीक था। प्रमोट मेरी टाइम कॉर्पोरेशन था फिलीपींस इंक्लूडेड द फुल टाइम, ये ऑब्जर्वर मेंबर था, फुल टाइम मेंबर नहीं था, तो ये आपका गलत हो गया। ऑब्जर्वर स्टेटस था उसका, 2 ईयर में, मतलब ये कंटिन्यू 2 ईयर के लिए चेयरमैनशिप इंडिया लिया है और ये करवा रहा है। बाकी 9th वाला था, तो इसका आंसर 1 2 3 4 गलत है, 4 जो है ये गलत है, 1 2 3 आंसर हो गया। तो इसका आंसर 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इंक्रीज कर रहा है 1/8 में, तो 64 का आप 1 + 1 8 + 1 8 करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 81 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें देखो 122 नंबर क्वेश्चन में तो थोड़ा सा हमको एरर लग रहा है थोड़ा लैंग्वेज में, बाकी इसमें हम देख लेते हैं कि इसका LCM लेंगे तो 48 आ जा रहा है। 48 में देखेंगे तो A + B है 12 दिन में, तो ये 12 × 4 = 48 4 हो जाएगा, और इधर B + C है 16 दिन में, 16 × 3 = 48 3 हो जाएगा। तो B इसमें C का पूछ रहा है तो 3 से कम ही होगा, 48 में 3 से 1 2 होगा, तो एक ही बार जो है 24 वाला एक ही ऑप्शन है, 3 तो होगा नहीं, C B 0 हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है जो 24 होगा, तो इससे हमने एलिमिनेट कर लिया, 24 आंसर लगा दिया, ठीक है। एफिशिएंसी, आपने एफिशिएंसी फार्मूला पढ़ा होगा, LCM मेथड। 145 वाला में तो ये तो आसान है, दोनों का ट्रेन है कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जुट जाएगा ना, तो जुट जाएगा, वो करोगे तो 81, ये हो जाएगा 81, 5/18 से इसको करोगे, अब उन्हें 8 कर दोगे, 8 सेकेंड है, आपका आंसर आ जाएगा 180 मीटर, ठीक है। ये डिफरेंस वाला देखो, ये डिफरेंस है L - S लार्ज स्मॉल 1365 है, और L बराबर क्या बोल रहा है 6x कोसेंट हो गया 6, तो 6x + 15, ये दूसरा को अरेंज कर लिए, हटा दे, दोनों को सोल्व करोगे, इससे आंसर आपका आ जाएगा 270, ठीक है। इसमें पूछ रहा है S पूछ रहा है, ठीक। अब 145 वाला क्वेश्चन में देख लो, इसका LCM लोगे, 30 मिनट में बोल रहा है, तो LCM लोगे तो आपका आ जाता है कितना 180 सेकेंड। 180 सेकेंड मतलब कितना हो गया 3 मिनट। 3 मिनट से इसको डिवाइड करोगे 30 मिनट में तो 10 आ जाएगा, एक बार पहला वाला काउंट हो जाएगा, जो टकराएगा तो टोटल 11 हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख लो, इसमें हो जाएगा इंच, इसमें हो जाएगा फीट, इसमें हो जाएगा मीटर, इसमें हो जाएगा लीटर। तो ये क्या है कि वॉल्यूम है, बाकी सब जो है लेंथ का यूनिट है, तो आंसर इसका ये हो जाएगा। ये देखो, तो ये बना लेना, इसका आंसर मदर है, ये 147 नंबर जो ब्लड रिलेशन का है, 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से था। बाकी ये भी बना लेना, ये भी आसान है, ये मतलब इसका आंसर आता है नॉर्थ। 149 का भी बना लेना, इसका आंसर आता है सन, आसान है। 150 का ये भी बना लेना, प्लस माइनस करोगे यही आंसर आता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, आप इसको खुद से लगाना, बाकी सॉल्यूशन देख लेना, कुछ अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।